मैम आपकी हेलो वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो Hello, good afternoon, everyone. गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। Okay, we are doing paper 3 inclusive education. Okay, paper third inclusive education. Ready, everyone? थोड़ा सा हमने किया था व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन किया था, है ना? तो उसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल एबिलिटी, नॉट कॉल्ड इट स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सा किया था स्टार्ट। ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउ टू जस्ट मैं सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? सॉल्यूशन एजुकेशनल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? क्लिनिकल सॉल्यूशन आपको इतना फोकस नहीं करना, आपको ज्यादा एजुकेशनल वाले पे फोकस करना है। एज अ टीचर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऐसे प्रॉब्लम्स को और कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है? तो ये चीजें हमें पढ़नी है। इंग्लिश की बुक है किसी के पास? इंक्लूसिव एजुकेशन। आज मेरी बुक रह गई घर पे जल्दी में। ये अकेला इसी के पास है बस। तुम्हारा तो लक्ष्मी का होगा पेज पे वाला, तो देखना पड़ेगा। नहीं तो मैं एक बार बोल के ले आना, उनको बोलना इसके लिए। एक बार बुक लाना, तो टॉपिक लिख दूं मैं, क्या टॉपिक बता रही तो मैम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। कब? पहले विजुअल से स्टार्ट करेंगे, फिर हियरिंग है, ठीक है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, सब कुछ है। एक बार लड़की की केयूके के सिलेबस में भी ये सारे हैं ना डिसेबिलिटी? हाँ, ये सारे हैं। क्या ये तो बाहर आ रहा है मैम, इसमें थोड़ा सा लास्ट छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ है। हाँ, ये देखो वो मेरी दोस्त है। क्या उसके बगल में है? तो इतना क्या करना है? मिल गया? थैंक यू। सबसे पहले हम करेंगे विजुअल डिसेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल डिसेबिलिटी हमने किया था, विजुअल इम्पेयरमेंट। थोड़ा सा आंखों में जलन रहती है, पानी आता है, ठीक है? ये सब हमने किया था थोड़ा सा ना, है ना? डिस्कस याद है सबको? थोड़ा सा कॉमन आई प्रॉब्लम उसमें क्या क्या है, ठीक है? अब ये कॉजेस क्या है? अब इसमें आई का स्ट्रक्चर, लिसन क्लास, आई का स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ बना के रखा है, नॉट नीडेड। समझाने के लिए आपको ऑथर लिखता है कि अगर कोई हम बात कर रहे हैं ना कि किस पार्ट में इशू है, तो एटलीस्ट यू शुड आइडेंटिफाई, आपको पता होना चाहिए किस पार्ट की बात कर रहे हैं। पर बीएड के जो आप आंसर्स लिखोगे, ठीक है, वहां पे कोई आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं है। हम बेसिकली फोकस करेंगे एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे बच्चों के साथ, और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है? हमें एजुकेशनल उस पर स्टिक रहना है, हमें मेडिकल टर्म्स में ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है? लेकिन बुक में ऑथर लिखता है क्योंकि आपको समझाना है उनको चीजें, ठीक है? इसलिए ये सारी चीजें मेंशन है, पर आपको स्टिक रहना है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशनल सॉल्यूशंस पे, ठीक है? तो आपको आई का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो समझाना चाहते हैं टॉपिक, इसलिए आपको पूरा बना के दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, नॉट नीडेड, ठीक है? आपको थोड़ा थोड़ा बस जानना है कि कॉजेस कैसे होते हैं, टाइप क्या होता है, बस ये सारी चीजें,
थोड़ा हो, ज्यादा नहीं। नहीं 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 ड्रॉ करना, मैंने बोला ना आपको समझाने के लिए किया है, ड्रॉ नहीं करना। इसमें तो वो भी बना रखा है, वो दूर से जो जानते, जैसे वो नंबर भी जानते हैं दूर से। हाँ वो आपको समझाए, हाँ वो चार्ट जो होता है उसको देखे, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा समझो टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ठीक है। उसमें कितनी खराबी है आंख में ना, उसके ऊपर डिपेंड करके दो हो जाते हैं। एक होती है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, एक होता है लो विजन। एक लो विजन होता है दो टाइप का, ठीक है। फिर आपको ये प्रॉब्लम आई में जो आई है वो कब से आई है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, आप बर्थ के साथ साथ ही कोई बच्चा ब्लाइंड है या कोई इशू है, या बाद में किसी एक्सीडेंट या प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये हमें क्राइटेरियाज रखने हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है थोड़ा थोड़ा जानना है, और मेन फोकस करना है हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट विद दिस काइंड ऑफ, ठीक है, डिसेबिलिटी स्पेशल एबिलिटी आप बोलो इन द क्लासरूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि दो टाइप जो होता है, और डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिस्पेयरमेंट, ठीक है, कितनी कितनी खराबी है आंखों में। एक होता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, जिसमें आप कुछ भी नहीं देख पाते हो, लो विजन में आप देख पाते हो पर आपको दिक्कत रहती है, ठीक है, उसमें स्पेक्स वगैरह यूज करके, ठीक है, और बाकी चीजों से आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि मतलब ये जो ब्लैक वाला होता है ये एक साइड ही शिफ्ट हो जाता है, तो स्क्विंट आइज जो कहते हैं ना, तो वो वाली, तो उसमें कोई ऐसे देखने में इशू नहीं आता। मैम देखने में इशू आता है, उसमें मतलब डबल डबल दिखने लगता है। मैम आपके चार वो दूसरा है जो तुम कह रहे हो, वो दूसरा है, देखने में दिक्कत नहीं होती, इसमें नहीं होती। मतलब जो एक बंदा दिख रहा होता है ना, वो एक बंदा नहीं, उसका मतलब डबल डबल सा दिखने लगता है। वो दूसरा है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें शेप की प्रॉब्लम होती है बस, ठीक है। आपके चार पार्ट आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे कॉर्निया, प्यूपिल, सिलियरी, जैसे डॉक्टर लिखता है, अच्छा अच्छा, तो वो हाँ हाँ ऊपर नीचे दाएं हाँ, वो विजन के उसको जब चेक करके लिखते हैं, दूर से भी देखने में मदद करता है, पास में बिल्कुल वो अलग टाइप का जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब का लेंस वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो उस पे जाना ही नहीं है हमें, ठीक है, जितना करा रहे हैं उतना है ना। फिर आपका पहले आपको जानना है डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दो है, एक आपका ब्लाइंडनेस और लो विजन है, और दूसरा कब हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग दिखा दूंगी मैं ये क्या है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अकरेंस, ठीक है, ये बीमारी आपको कब हुई है उसके हिसाब से टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिग्री के हिसाब से, डिग्री मतलब कितना है, इसके हिसाब से दो हो जाएगा आपका कंप्लीट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस आप बोल सकते हैं, और सेकंड है लो विजन। सेकंड है टाइम, ठीक है, टाइम है कब हुई है आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है। एक होता है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से है। एक डिग्री हो गया, दूसरी क्या होगी? डिग्री मतलब ये टाइम कब से है। देखो तो बाय बर्थ ही बच्चा ब्लाइंड है, ठीक है, तो उसको कौन बोलते हैं कंजेनाइटल, दूसरा होता है एडवेंटिशियस। हमारे मुंह में नहीं। एक मिनट देखते हुए होगा हिंदी में भी ऐसा कुछ। एडवेंटिशियस का मतलब होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ किसी रीजन से कोई केमिकल चला गया आईज में, कुछ पॉइंटेड चीज से आपको हर्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। पर बर्थ के टाइम बच्चा बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और आफ्टर बर्थ उसको ये प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस, ठीक है। तो दो टाइप का हो गया, एक बाय बर्थ ही वो है ब्लाइंड, और दूसरा है बाय बर्थ बिल्कुल बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, he or she can see आराम से नॉर्मली, बट आफ्टर दैट उसको कोई केमिकल चला गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे को चोट लग गई है आई में, कुछ भी हो सकता है एनी रीजन, तो उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसको बोल देंगे एडवेंटिशियस। तो मेन आपको यही दोनों, ठीक है, उसमें भी आपको फिर रिफ्रैक्शन कितना कर रहा है आपका आई के अंदर लेंस होता है ना, ठीक है, वो कितना रिफ्रैक्शन कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करके बहुत सारी टाइप्स होते हैं, इतने भी आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको डिग्री बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट होता क्या है उसका एक दो डेफिनेशन आप दोगे, क्लिनिकल जो दिया हुआ रहेगा बुक में
उसके बाद हम चलेंगे सीधा आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन, इन सब पे चलेंगे, कॉजेस पे चलेंगे। ठीक है, क्यों होती है अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों होती है। एक मिनट दिखाइए। दृष्टि बाधिता का वर्गीकरण वही क्लास, ये देखो आंशिक रूप से है ना, और गंभीर रूप से है ना, यही होगा। आंशिक रूप से जो पार्शियली है, ठीक है, कंप्लीटली ब्लाइंड आप नहीं हो, ठीक है, गंभीर मतलब complete। बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें। ये दोनों, ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीट और लो वाला, पार्शियल और कंप्लीट वाला आपका हो गया। फिर सिम्टम्स पे आ गई है सीधा, कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हो, कोई जन्म से भी हो सकता है या आफ्टर जन्म के बाद भी, ठीक है, तो दो रीजन में उनके दो केसेस में हो सकता है। इसके बाद आते हैं कॉजेस पे, इसके बाद आते हैं कॉजेस पे। तो आज ज्यादा आपको मेडिकली वो जो टर्म दिए ना उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कॉजेस ये तो टाइप्स में ही आ जाएगा, ये तो बचपन से पढ़ा है आपने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की मेनली इसमें बात नहीं हो रही है, जो ब्लाइंड है या जिनको लो विजन है। इसमें कॉजेस में हमारे में यही दे रखा है, हमारे में तो मैम ये दे रखा है जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कॉजेस में नहीं देना चाहिए, वो तो टाइप है ना, प्रॉब्लम क्या है आपको, पास की दिखती है, दूर की नहीं दिखती तो मायोपिया, अगर दूर की दिख रही है और पास की नहीं दिख रही तो हाइपरमेट्रोपिया। फिर उसके लिए डॉक्टर अलग अलग टाइप के लेंस प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। तो लेकिन ये कॉजेस में नहीं बताया क्यों, अगर होता है, अगर मदर फादर या उसके फैमिली में ऐसे ही चला आ रहा है ना, तो बच्चे में भी होता है, जेनेटिक होता है, गाइना जेनेटिक होती है। ये तो सुना था शुगर और ये नहीं, हाँ, अगर आपके डिजीजेस भी होते हैं जेनेटिक। अगर आपको डायबिटीज है ना तो लो विजन दिखेगा, वो चीज होती है। हेयर फॉल इशू है, शुगर है, ये सब है जेनेटिक। नहीं होती है, डिजीजेस होती है जेनेटिक, ठीक है, होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। आज का क्या देना नहीं होता है, ठीक है, होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी होता है। मोस्टली जिसकी क्या कहते हैं मतलब कि आई साइट कमजोर होती है ना, उनको जो भी ज्यादा आई साइट कमजोर होती है, तो ब्लाइंड की ही हम बात कर रहे हैं, तो ये भी जेनेटिक ही होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉजेस में क्या है, देखिए इधर, हाँ ये ना टाइप आप देखो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक टाइप की बीमारी तो है, हाँ तो डिजीज वाले के अंदर आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिजीजेस जो हम लिखेंगे। तो विजुअल इंपेयरमेंट का एक कॉज होता है डिजीज, बीमारी, ठीक है। जैसे बच्चा बाय बर्थ, अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है ना, बीमारी है, अगर बिफोर बर्थ, जब बच्चा मदर वूम में है तब की बात हम कर रहे हैं, तो अगर कोई डिजीज जैसे रूबेला सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, अगर वो है प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, तो फिर बेबी ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी डिजीज है जो बहुत ही सीरियस डिजीज है, तो उसमें बच्चे को ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। प्रीमेच्योर डिलीवरी में भी तो बहुत सारी इशू रहती है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज है अगर मदर को प्रेगनेंसी में, ठीक है, साइफिलिस है, जर्मन मीजल्स है, ठीक है, इस टाइप के अगर है प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को इशू है, बीमारियां हैं, तो बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। और उसी डिजीज में से हिंदी की बुक में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया लिखा हुआ है, तो ये तो बाय बर्थ वाला कंडीशन नहीं है, आफ्टर बर्थ वाली कंडीशन है, और ये उसके लिए कंडीशन है जो देख सकता है, पर प्रॉब्लम क्या आती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया वाला इंसान को पास की चीजें दिखेंगी, दूर की ब्लर दिखती है, क्लियर नहीं दिखेंगी, और हाइपरमेट्रोपिया वाले को दूर की क्लियर दिखती है, पास की नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये टाइप्स में उसमें आप डाल सकते हो ऐसे, लेकिन ये मेन नहीं आएगा, क्योंकि मेन हम यहाँ बिल्कुल, हाँ कोई पॉइजन जहरीला केमिकल अगर आंख में चला गया तो बिल्कुल, हाँ होता है, हर केमिकल जो पॉइजनस है ना, उसके अलग अलग इफेक्ट है कि ब्रेन के कौन से उसमें जाके इफेक्ट करेगा। जैसे हम आंखों से देखते हैं तो इसके लिए एक लोब है ना हमारे सेरिब्रम में, है ना, सेंसेस का सारा पार्ट है, हियरिंग के लिए अलग है, टेस्टिंग के लिए अलग है, हर का अलग अलग है। अगर वो केमिकल जाके हमारे ब्रेन के उस पार्ट को इफेक्ट कर दे जहाँ से विजन रिलेटेड है, तो ये इफेक्ट कर देगा आपके विजन को,
ठीक है ना। तो डिपेंड करता है केमिकल या जहर है वो जाके ब्रेन में कौन से पार्ट पे इफेक्ट कर रहा है। अगर हियरिंग वाले लोग पे इफेक्ट करेगा तो आपको सुनना बंद हो जाएगा, अगर विजन वाले पे इफेक्ट करेगा ब्रेन में तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे। उसके बाद आते हैं एबनॉर्मलिटीज एंड इंजरीज। हाँ, क्योंकि सारे वो लोब्स है ना, वो सेरिब्रम ब्रेन का जो पार्ट है उसमें लोकेटेड रहते हैं। मेरी एक नेबर है, उसको क्या कहते हैं, वो हुआ था मतलब कोई बीमारी हुई थी, उसका अल्सर की सेंसिटिव होती है ब्रेन से। ब्रेन में अगर आपको किस पार्ट में दिक्कत हो रही है ना, वो बहुत सारी चीजें कह होती रहे थे उसको टीबी है और अल्सर भी चली गई। है। वो तो देखो क्या होता है, कभी तो करेक्ट बीमारी डॉक्टर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते तो उसको बोलते कुछ और है, ये भी हो जाता है। नहीं, वो तो है ही, रेटिना पे जो आपकी इमेज बनती है, और इसको मैं देख रही हूँ मुझे उल्टी रेटिना पे तो उल्टी दिख रही है, जब ब्रेन को सिग्नल जाता है ना, ब्रेन सीधा करके बताता है। ठीक है, ये तो है ही। मैम मतलब जैसे कुछ डिप्रेशन इन सब की वजह से आपकी वजह चले जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में एक लेडी है, उनके हस्बैंड की डेथ के तुरंत बाद ही उनकी आंखों में मतलब वो अंधी हो गई, दिखता कुछ नहीं अभी तक। डिप्रेशन में क्या होता है, आप या तो सो नहीं पा रहे हो, है ना। डिप्रेशन में अगर इंसान परेशान है ना, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, आप रात को जग रहे हो, लो लाइट में आप जगह जगह सोच रहे हो, ये सब चीजें हैं। और अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में है, इंसान नहीं सो रहा है और ये सब चीजें, तो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपके विजन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ब्रेन इफेक्ट होता है उसमें, ब्रेन इफेक्ट होता है, आपके हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसमें चेंज आ जाता है, बहुत सी चीजें होती है। आप तो सोच रहे हो तो फिर आप और डिप्रेशन में तो सबसे पहले तो आपका ये स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ज्यादा सोते हैं तो वो भी बीमारी होती है। लेजीनेस होगा, अब वो हो जाओगे। ठीक है, ओबेसिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उससे रिलेटेड 4 बीमारियां आपको और हो जाएंगी। मैम ज्यादा सोने की बीमारी होती है, बिल्कुल। क्या कहते हैं मतलब कुछ लोगों को एक डिसीज होती है जो बहुत मोस्टली 12-13 घंटे वो एक्चुअल में बहुत सारी अब मेंटल डिजीज भी होती है, जिसमें आप एक्चुअल सिचुएशन से भागने के लिए भी, तो आपको लगता है कि सो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आंख बंद कर लो तो सब ठीक है, ये है सिचुएशन, ये भी हो सकता है। ठीक है, हॉस्पिटल लोग जो मैंने बोला, अगर यहाँ पे ब्रेन में चोट लग रही है, जो एब्नॉर्मलिटी जब इंजरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, आपके विजन में कोई इंजरी है, चोट है ब्रेन की, अगर उसी लोब में लगी है तो भी आपकी विजन जा सकती है। ऐसा नहीं कि ब्रेन में लगा है तो सर में ही चोट आएगी, वो सारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व में इंजरी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, या आंखों में डायरेक्ट इंजरी है, मतलब कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, कुछ लग गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, ठीक, कल सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, बाद में पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन एंड में है, पहले प्रॉब्लम पढ़ लीजिए आप। जेनेटिक डिफेक्ट्स, इधर देखिए, जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे एक मेल है एक फीमेल है, एक दूसरे को मैरी कर रहे हैं ना, तो जेनेटिक जो कॉम्बिनेशंस होती है वो सबकी अलग अलग होती है, और पर्टिकुलर मान लो कोई डिजीज अगर एसोसिएट है किसी के जीन के साथ और वो आपस में मैरी करते हैं, ठीक है, और उनका जो बेबी होता है, तो हो सकता है वो ऐसी डिजीज को ट्रांसफर कर रहा हो जिसमें विजन जा सकता है। तो जेनेटिक डिफेक्ट में इस तरीके से ये चीज आ जाती है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि जेनेटिक डिफेक्ट, तो हम यही कह रहे हैं कि मदर फादर ब्लाइंड होंगे तो बच्चा ब्लाइंड होगा। डिजीज का भी हम केस कह रहे हैं कि हो सकता है उसमें किसी में एक में लो विजन है, एक नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन डिजीज कोई अगर एसोसिएटेड है उसके जीन के साथ, तो वो दोनों के ही आते हैं ना क्रोमोसोम्स बेबी में, तो वो सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक है, पॉइजनिंग है, अभी मैंने बताया केमिकल से आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट करेगा, तो उस पर डिपेंड करता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में मिथनॉल जो होता है वो एक ऐसा पॉइजन है, ठीक है, जो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है और अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है मिथनॉल। ठीक है, सोचो इंडिया में इतना बुरा हाल है, इथनॉल होता है वो अल्कोहल होता है जो ड्रिंकेबल होता है, जो पीता है इंसान, ठीक है, अब उसमें मिथनॉल मिला के उसको अनफिट फॉर ड्रिंक किया जाता है। अगर ना करे ना, मिथनॉल ना मिलाए, मतलब यहाँ जितना इथनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है ना, सब पी जाएगा इंडिया, इतना बुरा हाल है।
इतने पीने वाले लोग हैं, इतना ड्रिंक करने वाले लोग हैं, तो उसको मिथनॉल मिला के स्लो पॉइजन किसको बोलते हैं? मिथनॉल को ही तो बोलते हैं। धीरे धीरे जो मिथनॉल तो वो होता है अनफिट, अब अल्कोहल को अनफिट कर देंगे, वो बोलते हैं, वो न्यूज़ सुनते हैं लोग, मिलावटी शराब पी के लोग मर जाते हैं, यही मिला होता है, उसमें मिथनॉल मिला होता है। ज्यादा हो जाता है तब होता है ना वो। तो ये सब नहीं। ब्रांड नॉन ब्रांड। अरे जो पीने वाला है, जो आपको बोला जाता है कि अलाउड टू ड्रिंक ना, वो इथेनॉल होता है। 10th में केमिस्ट्री पढ़ी थी, कार्बन चैप्टर, इथेनॉल होता है 2 कार्बन का, मिथनॉल होता है 1 कार्बन का, ठीक है। तो मिथनॉल पॉइजनस होता है, इथेनॉल आप एक लिमिट तक ड्रिंक कर सकते हो, उसमें हैजीनेस और ये सब आने लग जाता है। तभी चक्कर होकर आता हाँ, तो वो हैजीनेस आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है ना। वाइटनेस उसमें भी होती है। हाँ, तो ब्रेन पे इफेक्ट करती है वो चीज, हैजीनेस और ये सब आ जाता है, ठीक है। तो मिथनॉल होता है वो पॉइजनस होता है। इधर अलग अलग बेटा, नहीं, हम समझ गए। ठीक है। देखो, तो इथेनॉल और चीजों को चाहिए इंडस्ट्री में, दोनों साथ में बैठे हैं। तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो, पढ़ लो फिर। इथेनॉल और चीजों के लिए भी चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए होता है, पेंट ये सब बनता है ना गैस इंडस्ट्री में भी। अगर सारा ड्रिंक ही कर जाएगा हर कोई, तो बचेगा क्यों, काम कैसे करेंगे। तो उस इथेनॉल में मिथनॉल मिला के उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग किया जाता है, इसको बचाया जाता है कि चलो इतना तो मत पियो, कम से कम अब ये पॉइजनस हो चुका है। पर नाटक ये करता है ना, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पेंट का क्या करेगा। अरे लोग इतने पागल हो जाते हैं ना, जिनको एकदम लत होती है, वो एडिक्टेड होते हैं, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं, मिल जाए बस, चाहे उसके बाद जो, बिल्कुल ठीक है। तो मिथनॉल एक ऐसा पॉइजन है जो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। और डिजीज है ये कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा, ये डिजीज के अंदर ही आप लिख सकते हो, अलग से दे रखा है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा, ठीक है, ये डिजीज है, रेयर कंडीशन है, ठीक है, हर चीज में नहीं दिख जाती, पर रेयर कंडीशन में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बाय बर्थ बच्चों का आईज का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो पूरा होता नहीं है, किसी न किसी पार्ट पे कोई ना कोई डिफेक्ट होता है बाय बर्थ, ठीक है, ग्लूकोमा डिजीज में। और सर्जरी वगैरह करके इसको ठीक किया जा सकता है बाद में, अगर ऐसी कंडीशन में है, बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं है, तो बाद में सर्जरी से उसको ठीक हम कर सकते हैं। जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ द आई, जेनेटिक डिजीज में जैसे पेरेंट्स को कैटरेक्ट वगैरह हो जाता है, ठीक है, आजकल तो हो जाता है ओल्ड एज में, तो ऐसे अगर है पेरेंट्स को, तो बच्चों में भी आने का चांस रहता है, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। रेटिना का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, मैक्यूला, रेटिना में होता है, ठीक है, मैक्यूला होता है, पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। तो वो मैक्यूलर डीजेनरेशन होता है, वो पार्ट अगर धीरे धीरे खराब हो जाए, डीजेनरेट हो जाए, घिस जाए, खत्म हो जाए, जैसे भी आप समझ लो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ, धीरे धीरे आपका विजन कम होके और अल्टीमेट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। ट्रेकोमा, ठीक है, ये भी एक डिजीज ही है जो आंखों में इन्फ्लेमेशन फुला देगा आंखों को, ठीक है, फिर आपको देखने में दिक्कत आएगी, तो ये भी एक डिजीज ही होता है। एनीरिडिया, ये भी एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें आपके आई बॉल्स का कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है, रैपिड मूवमेंट, बहुत जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, तो आपको देखने में दिक्कत आएगी। एक हम नॉर्मल जैसे है अभी तो है, ठीक है, अगर कोई देखना होता है तो आई बॉल को हम इधर उधर कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है ना, तो फिर कैसे आपको तो देखने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये सारे डिजीज के कैटेगरी में ही आप लिख सकते हो, इसमें अलग अलग से लिखा हुआ है, पर डिजीज के कैटेगरी में आप डाल सकते हो। एनॉप्थेल्मिया एक डिजीज है, इसमें भी आई का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, अगर प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं है तो फिर आपको देखने में दिक्कत आती है, ठीक है। आई बॉल जब स्मॉल होती है तो लाइट्स पास होने में और बाकी हर चीज में आपको दिक्कत आती है, डबल दिख सकता है, ठीक है, आपको एकदम ब्लर दिख सकता है, ठीक है, लाइट नहीं जाएगी, हाफ दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन, जब अगर प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं है तो, ठीक है। ब्लड ग्रुप कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं इंडिया में कि आप शादी के लिए जाओ तो कुंडली मिलाने से पहले ब्लड ग्रुप पूछ लिया करो, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, अगर किसी का मान लो मेल है उसका पॉजिटिव है, फीमेल का नेगेटिव है, ठीक है, और बच्चे में अगर फादर का ब्लड ग्रुप आ गया, जो बच्चा कंसीव होता है मदर के पास, तो ये जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है आरएच फैक्टर की, एक का प्लस है, एक बच्चे का प्लस, माँ का माइनस, बहुत दिक्कत होती है, उसमें बच्चे की जान जाने की, माँ की जान जाने की पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप
पूछ लेना जरूरी है। तो इंडियन ट्रेडिशन में ये नया सिस्टम शुरू हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों की ऐसे डेथ हो जाती है, किसी को पता नहीं ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का माइनस, बच्चे का प्लस, जो बच्चा अंदर है उसके अंदर प्लस पॉजिटिव, क्योंकि फादर का प्लस था, मदर का खुद नेगेटिव है। तो ये RH जो इनकम्पेटिबिलिटी चलती है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नहीं तो फादर का ही ब्लड होता है, जरूरी नहीं है। और फिर वो देखो, इतना हम जेनेटिक्स में नहीं जाएंगे, जो डोमिनेंट होता है, रेसेसिव होता है, ठीक है, बहुत सी चीजें होती है। अरे वो देखो जरूरी नहीं है ना, ये ऐसा प्रूफ थोड़ी कि ऐसा होगा ही, ऐसा कुछ चलो देखो इधर लिसन, ठीक है। तो RH ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी सिर्फ इसके लिए नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो मतलब उस चीज में बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है कि मदर बच्चा दोनों बच जाएंगे, बच भी जाते हैं, लेकिन अगर इनकेस ब्लड लॉस हो गया, कुछ ऐसा इशू आ गया ना, इनकम्पेटिबिलिटी वजह से बचना मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक रहता है, मतलब टेंशन वाली बात है, ठीक है ना। तो इसमें आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप पूछ लेना, अगर अरेंज मैरिज है तुम इतनी सारी चीजें पूछते हो ना, हाइट वाइट, चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, ब्लड ग्रुप भी पूछ लो, ठीक है, सही है। तो ये पूछ लेना चाहिए। बाकी जो अपने आप पसंद किया है तो फुर्सत ही नहीं है पूछने की, तो फिर रहने दो, जो होगी देखी जाएगी फिर, है ना। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। देखो लिसन, आज तुम लोग तो बिल्कुल मतलब एक लाइन भी नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बता रही हूँ, नहीं बस, ठीक है, हो गया। पॉल्यूशन की वजह से आजकल के बच्चों में ना आंखों में रेडनेस हो जा रही है, जलन हो रही है, रेडनेस रह रही है कंटिन्यूटी में। डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है पॉल्यूशन की वजह से। सबसे क्या करोगे, पॉल्यूशन से कहाँ बचाओगे, कहते घर में झाड़ू भी लग रहा है ना, तो वहां से बच्चे को दूर कर दो, धूल मिट्टी की वजह से रेडनेस हो रही है इसमें, तो है प्रॉब्लम, ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। पुअर न्यूट्रिशन है, विटामिन ए डिफिशियंसी सबको पता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना, जिसमें आपको दिन में दिखता है तो रात को नहीं दिखता, ठीक है। प्रीमेच्योर बर्थ के टाइम में जब एक्सेसिव ऑक्सीजन अगर मदर को नीड है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की देर है, ज्यादा हो गया ना, उस वजह से भी हो सकता है। तो वो तो ना चीजें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में जितनी है ना उतनी ही सही होती है, ना कम अच्छा होता है ना ज्यादा अच्छा होता है। अगर एक्सेसिव यूज किया है ना तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। क्या हुआ? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस वही होती है, रात को अंधे हो जाते हैं, नहीं दिखता। संधि विच्छेद, रात को अंधेरा कौन भी है, ऐसा मतलब, और क्या है ना, रात को नहीं दिखता। अच्छा आपको है, मतलब धुंधला तो सही में नहीं दिखता रात को, नहीं वैसे दिखता है, जैसे आप लोग रहती है ना शाम लगी तो मुझे सामने यहाँ तक दिखेगा, अच्छा तो तुम्हें दिखाया था, डॉक्टर को दिखाया? अभी इसमें जस्ट अभी नहीं दिखा लो, तुम दिखा लो। ना होता है ऐसा, रात को दिखना बंद हो जाता है सनसेट के बाद, बीमारी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेज होगा ना, तो विटामिन ए खाना, गाजर वाजर ये सब खाना शुरू करो। हाँ नहीं तो फिर तो सिर्फ उससे नहीं होगा, एक बार दिखा भी लो आप डॉक्टर को दिखा लो डॉक्टर को, ठीक है ना, तो फिर दोनों चीजें ठीक हो जाएगा। अब ये सारी जितने मैंने कॉजेज बताई हिंदी की बुक में है, एसिडिटी अलग से एक्सप्लेन करना है, लाओ दिखाओ, हिंदी का दिखा दो। ये कॉजेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होती है प्रॉब्लम, बोलिए। ज्यादा पढ़ने से भी हो जाती है, ज्यादा पढ़ने से नहीं होती, हाँ अगर कंटिन्यूटी में ज्यादा ब्रेक लो, आइस में ठंडा पानी मारो, एक तरीका होता है हर चीज को करने का, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। आप लो लाइट में कंटिन्यूटी में कर रहे हो तो दिक्कत आएगी, स्क्रीन टाइम से भी तो खराब होता वो तो होता ही। आप आई ब्लिंक ही नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूटी में देखे जा रहे हो ना, पानी जो बनता है वो नहीं हो रहा है, आजकल ड्राई हो जा रहा है, वो मॉम हो गया, इससे लॉकडाउन से तो ज्यादा हुआ है, उसे तो है ये भी लिख देंगे ना जंग से। हाँ, असंतुलित भोजन जो लोग न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है। जंग से समय पूर्व होना, वो जंग प्रीमेच्योर बर्थ वो भी दिया हुआ है, बीमारियां, ठीक है, चिकन पॉक्स और ये सब भी दिया हुआ है, ठीक है, कैंसर है, ठीक है। तो बस इसमें ज्यादा दिया ही नहीं है ना, प्रॉब्लम्स पे आ गए, 2-3 ही रीजन दिए मैंने, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना, आप 2-4 बीमारियों के नाम डाल देना बस इसमें कॉजेज में, ज्यादा बाकी वैसे मेडिकल में जाने की जरूरत नहीं।
आई मीन सबको एजुकेशन से जोड़ते हैं जोड़ना है, लेकिन पहले रीजन जो है वो तो उसमें क्या एजुकेशन क्यों हो रहा है वो तो बताएंगे ना पहले, ठीक है। अब ये आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में है, ठीक है, या कोई भी बच्चा है, अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो क्या उसमें सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चों में विजुअल इम्पेयरमेंट है उसमें और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो बच्चा देखो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, उसको लैंग्वेज सिखाना एक्यूरेट मतलब, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कैसे आएगी लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम? दिखता नहीं है ना उसको, ठीक है, या लो विजन है तो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है, लेटर्स के बीच में, या कंप्लीटली भी नहीं दिखता तो उसने लैंग्वेज उतना ही ओरल आएगा ना, तो उसको जितना सुना उतना बोल लेता है, रिटन और बाकी चीजें हैं तो वो प्रॉपर चीज नहीं हो पाएगी। लैंग्वेज के जितने कंपोनेंट्स है सारे तो वो नहीं सीख पाएगा, एक ओरल बोलना सीख पाएगा सुन के बस, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर तो हम उसको नहीं कह सकते ना, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को। वो भी तो नहीं हो पाएगा, बौद्धिक भी नहीं हो पाएगा, बहुत चीजें जो देख के सीखनी है वो कैसे सीखेगा? नहीं वो एजुकेशन में आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, वो अलग है, वो लर्निंग डिफिकल्टीज में आता है, वो इसमें नहीं आता, ठीक है, वो लर्निंग डिफिकल्टी में आएगा। उसमें तो देख के गलत कर रहा है ना, लिखने में गलत, क्या क्या गलत होता है उसे भी हम पढ़ेंगे, उसमें डिस्लेक्सिया में, डिस्ग्राफिया में वो अलग आता है, वो लर्निंग डिफिकल्टी। वो हो सकता है बच्चा बिल्कुल, अगर आप उसके आई टेस्ट करा लो, हियरिंग टेस्ट करा लो, सब बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी दिक्कत कर रहा है, वो लर्निंग डिफिकल्टीज में आता है, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा। अच्छा, तो मतलब 7 को कभी ऐसे बनाना होता है ना, 7 केजी के बच्चे में अभी रहने दो, वो अभी सेकंड थर्ड तक बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ वही चीज है, बच्चे ऐसे पी को इसको गड़बड़ डी को और डी को, है ना, अभी नहीं, हाँ एक्स को ऐसे कर देते, काटा लगा देते, एक्स बनाना होता है ना मैथ में, एक्स हाँ वो कट ऐसे काटा लगा देंगे आप उसको। और मैम राइटिंग वगैरह भी जो ये एक्स को ये जो कह रहे क्रॉस लगा देना, ये इनअटेंटिवनेस है, उन्होंने ठीक से देखा नहीं, जल्दबाजी, ये वो चीज है, ये उसमें नहीं आता है। वो है बहुत बच्चे ये एक्स ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेंगे, तुम करो क्या करोगे, जैसे 5x है 2x है, ये x है, ये मल्टीप्लिकेशन है, क्या करोगे कर लो, तुम पहचान लो। हाँ, अब तुम सोचो ये डबल x कहाँ से आया, मैथ्स का टीचर सोचेगा अरे ये क्या हुआ, ये क्या है, तुम 4 मिनट सोचो, फिर तुम बुक खोलनी पड़ेगी तुम्हें ऐसे नोटबुक चेक करने के लिए, फिर तुम देखोगे अच्छा ये x था और ये मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। तो ये सब तो इशू आता है बच्चों के साथ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये तो सेकंड थर्ड तक बच्चे करते रहते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है। अगर तब भी नहीं हो रहा, मतलब बच्चा बड़ा है 6th में 5th में, ठीक है, तब भी अगर ये चीज कर रहे हैं तब इट मैटर ऑफ कंसर्न, तब प्रॉब्लम वाली बात है। केजी वेजी में तो चलता रहता है, सेकंड तक तो बच्चे करते रहते हैं। मतलब उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं, और मैं उसको कितना भी समझा कर मतलब एग्जांपल देके भी कराया, फिर भी वो नहीं कर पाता। अच्छा, अभी कभी तो अभी एकदम में नहीं पता चलता, कभी तो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स से एफर्ट नहीं, कोई देखने वाला नहीं तो कर नहीं रहा, ठीक है, कौन चाहता है अपने आप जबरदस्ती बैठ के पढ़ो, केजी का बच्चा खेलना चाहता है, ये सब भी इशू है, तो धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या है, ठीक है। लेकिन ये उल्टा लिखना तो नॉर्मल है। पेरेंट नहीं कराता, क्योंकि मैं केजी को पढ़ाती हूँ, अच्छा, तो जो पेरेंट अपने बच्चे को कम से कम 2 घंटा मिनिमम 2 घंटा देता ना, खाली स्कूल से कुछ होता ही नहीं है, मतलब नहीं। कुछ नहीं कर सकते जब तक पेरेंट कुछ नहीं करता, और केजी का बच्चा वही तब तक सही उसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है अगर घर से पेरेंट का सपोर्ट नहीं, एक बार टीचर के पढ़ा दे, फिर घर पे जब तक रिवाइज नहीं, कोई भी चीज, मैथ भी करा दिया, साइंस भी करा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, हमारी क्लास के लिए ये चीज है, केजी से किस क्लास में केजी से नर्सरी प्री स्कूल बोलते हैं उसको, नर्सरी होती है, हाँ नर्सरी होती है। पहले नर्सरी बोलते थे, प्री बोलते थे। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, इनका स्लो रेट दिखेगा बाकी बच्चों से,
ठीक है। डेवलपमेंट में भी स्लो रेट दिखेगा, तेज बोलेंगे, ठीक है। वॉइस की मॉड्यूलेशन लेस होगी, मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ तेज हाई पिच जाना है, कहाँ लो पिच जाना है, वो सब इनको इतना पता नहीं होता। लेस वोकल वैरायटी, ऑब्वियसली जितना सुन रहे हैं, जितना आसपास के लोग बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, उतनी ही है। वो अपने आप कोई बुक पढ़ के, स्टोरी बुक या डिक्शनरी पढ़ के नए वर्ड्स नहीं सीख सकते, ठीक है। तो उनकी वोकैबुलरी लेस ही रहने वाली है। बॉडी मूवमेंट भी कम रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी कम रहता है, जेस्चर्स भी जो वाइट टॉकिंग हम करते हैं, ठीक है, वो सब भी उनका कम रहेगा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं कि बात करते हुए ये सब भी होता है। उन्होंने कभी किसी का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखा, कभी जेस्चर नहीं देखा कि कैसे कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने सुना है, ठीक है। तो ये चीज होती है। और लिप मूवमेंट्स उनका कम रहता है। आर्टिकुलेशन जब प्रोनाउंस करते हैं किसी लेटर को, वर्ड को, हम पूरा ऐसे करते हैं ना, मुंह को खोल के पूरा बोल रहे हैं, जो प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड है, लेटर है, ये उतना उनका नहीं होता, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि लिप मूवमेंट कैसी होती है, सिर्फ सुना है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक बोलते हैं कॉग्निटिव, बुद्धि का विकास, ठीक है। कोई इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट का मतलब जहां एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ता है। अगर मैंने एक फॉर्मूला सिखाया, उसको अप्लाई करके फिर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। अगर कोई फॉर्मूला सिखा रहे हैं, फिर इससे इसको रिलेट करके दो पार्ट्स हैं किसी प्रॉब्लम के, जोड़ के करना है, तो उसको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लाइंड है, देख नहीं पा रहा, सुन पा रहा, तो उसको रिलेट करने में प्रॉब्लम आएगा। मे बी आप एक कॉन्सेप्ट जहां तक समझा रहे हो, सुन रहा है, सीख रहा है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जहां आप बोलोगे ना इस कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है ना, उसको इंटीग्रेट करने में इशू है, ठीक है। वो देख नहीं पा रहा। विजुअलाइज करने से भी तो आपके ब्रेन में जो मैपिंग होती है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, वो उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो उनको दिक्कत आएगी। इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, वो टच से अल्टीमेटली। और क्या है, आप अगर कोई प्रैक्टिकल वगैरह करा रहे हो, हॉट कोल्ड, छोटे बच्चों को समझा रहे हो, बच्चा ब्लाइंड है तो ठीक है, सेंसेस से और इन सब से करवा सकते हो, क्योंकि वो देख पा नहीं रहा। तो ये सारी चीजें होती है जिससे उसकी डेवलपमेंट कंपेयर करोगे आप दूसरे बच्चों से, ऑब्वियसली कम होगी, चाहे आप कितना भी एफर्ट डालो, क्योंकि एक सेंस है उसका, वो काम कर ही नहीं रहा विजन वाला। ऐसे बच्चों को तो फिर अलग ही है। 40 बच्चों में मैम एक बच्चे के लिए कैसे पढ़ाएं? अभी पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ेंगे। उसमें इंक्लूजन के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्लास में बिठा दिया और सारी क्लास नॉर्मल टीचर ले रहा है, नहीं होता है। उसमें ना पार्शियल इंटीग्रेशन के ऑप्शंस होते हैं। जहां देखो जो क्लास बच्चा सुन के, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, छोटा बच्चा है, वहां से हम शुरू करते हैं, चलो कोई बच्चा छोटा है, बाय बर्थ वाला केस है, केजी है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, स्टोरी तो बच्चा सुन सकता है ना, कॉमन सब बच्चों के साथ मिलजुल के, वहां उसको साथ में बिठाएंगे। जहां आपको लगता है नहीं, अब उसके ब्रायल से पढ़ने का टाइम हो गया, सिखाने का, बैंक बच्चों को ब्रायल कराएंगे, जो स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, कुछ और उनको कराना है, तो उसके लिए उनकी सेपरेट क्लास भी लगेगी। तो इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल सारे टाइम सारे बच्चों के साथ, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और उनके लिए इवन इंजस्टिस हो जाएगा अगर सारे टाइम हम नॉर्मल बच्चों के साथ मिला के बिल्कुल एक ही पेज पे पढ़ा दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप 100% इंक्लूजन कर लो। इंक्लूजन का मतलब कह रहा है कि जितनी दूर पॉसिबल है, एटलीस्ट द चाइल्ड कैन फील, ठीक है, कि आई एम अमंग देम, ठीक है, मैं उनके बीच का ही बच्चा हूँ, आई एम नॉट आउटसाइडर, ठीक है, मैं बाहर का नहीं, मुझे एक इशू है इसलिए मुझे अलग बिठा दिया गया है, कोई बच्चा मेरे साथ खेलने को नहीं है, साथ में बैठेगा तो चार बच्चे बात करेंगे आपस में, ठीक है, जितना पॉसिबल है, ठीक है, बोल के कुछ खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपस में उसको अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील करेगा। तो 100% इंक्लूजन हम नहीं बोल रहे, जहां पॉसिबल है वहां तो करिए बच्चे को इंक्लूड, एक्सक्लूड मत कर दीजिए कि बिल्कुल आपने उसको छोड़ ही दिया है कि यू आर डिफरेंट, तो सो यू शुड लिव वाला टाइप नहीं होना चाहिए। आगे चल के यही बच्चा सिटीजन बनेगा इंडिया का, वो क्या बोलेगा कि मैं तो कॉमन हूं ही नहीं। और बहुत सारे क्रिमिनल माइंडेड जो चीजें होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, लोनलीनेस और वो सेपरेशन जो फील करते हैं ना सोसाइटी से, तो ये बहुत मतलब क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं, ऐसे बच्चे हो जाते हैं आगे चल के बड़े होके। तो ये चीज है। लिसनिंग टास्क में ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो लिसनिंग पे उनका सारा फोकस रहता है, ठीक है। क्रिएटिविटी में ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, नए आइडियाज जनरेट की, इस चीज को ऐसे नहीं हम ऐसे कर सकते, उसमें वो कर सकते हैं अपना। भी अच्छा लगा। हाँ, सिंगिंग रविंद्र जैन है जो इतने फेमस, जो महाभारत वगैरह सब में बहुत अच्छा गाना लिखते भी थे, म्यूजिक भी देते थे, उनका था इतना, तो ब्लाइंड ही थे,
ठीक है, ब्लाइंड नहीं सूरदास थे, भी तो मैम सूरदास ब्लाइंड थे, ठीक है। तो बहुत सारे, क्योंकि इनकी हियरिंग जो है सेंस वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। हाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल मतलब स्पेस मेजरमेंट, जैसे यहाँ से चेयर का डिस्टेंस इतना है ना, तो मैं विजुअलाइज कर पाऊंगी कि मैं कितने चलूंगी ना, कितने फुटस्टेप्स मुझे चाहिए पहुंचने के लिए। अब ये सब उनको दिक्कत आएगी, देखो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो स्पेस का आइडिया नहीं होता है उनको, ठीक है, ये सब चीजें नहीं कर पाते। इंटेलिजेंस टेस्ट में, ठीक है, नॉर्मल बच्चों से ही हमेशा थोड़ा लो स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनका थोड़ा लैक हो जाता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। उनका पेपर कोई और अटेम्प्ट करता है। हाँ, ये बोलते रहते हैं, लिखता है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम है ना, आप अपना राइटर ला सकते हो। बोर्ड में भी तो आगे दिए होते हैं ना पीछे, एक आदमी जिन्हें सारे क्वेश्चन सारे कितने कुछ ही होते हैं, नहीं कुछ ही होते हैं सारे के। उनके लिए जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि तो इनके लिए अभी मतलब ऐसे वायरल हो रहा था कि जैसे जो इनके लिए स्पेशल लेक्चर चल रहा था, उससे आंख से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, मतलब रेटिना हो गया, कॉर्निया हो गया, ये सारी चीजें उनसे पूछे गए। कैसे मिल रहा था इनके पेपर? बिल्कुल मिलते हैं, नहीं तो वो तो पेरेंट्स है ना, जिस बच्चे को इशू है तो आपको एग्जाम दिलवाना है अपने बच्चे को आगे चल के, तो पेरेंट्स पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ी पे कर रहा है। हाँ। वो बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, या वो खुद पे कर रहा है, अगर बड़ा है कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है, तो वो एक होते हैं कि वो तो मोस्टली नेबर या रिलेटिव्स ही होते हैं मोस्टली। अगर बाहर से किसी को हायर किया ना तो वो पैसे देके के ले जाते हैं। एनजीओ है मैम, एनजीओ करवाती है। एनजीओ करवाती है, बहुत किसी में तो रिलेटिव और फ्रेंड्स भी लिख देते हैं कि चलो आज मेरा पेपर है। नहीं लिखते, मतलब उस फील्ड में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर वो खुद ही कर देगा सारा पेपर, तो नहीं उस फील्ड में नहीं होना चाहिए, इसका नॉन फ्रेंड तो हो सकता है, कौन बता रहा है कि मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड में तो ना बता के वो हाँ, ना। गलत चीज है। वरना अगर मुझे सारी चीजें आती है, मैं किसी का पेपर लिखने बैठूं तो मैं ही कर दूंगी ना, किसी को बताने से। नहीं फील्ड का नहीं, मैं तो रिलेशन का कह रही हूँ, ठीक है। हाँ फील्ड में तो है बिल्कुल, वो उसी में है तो फिर इसको क्यों देंगे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में बैठने के लिए, ठीक है, ये तो सही बात है। फिर 4 घंटे मिलेंगे। हाँ टाइम थोड़ा सा देंगे उनको कंसेशन, उनको दिक्कत है तो ठीक है, क्योंकि वो बोलेंगे अगला लिखेगा तो उसमें टाइम तो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में, जैसे नॉर्मल बच्चे, छोटा बच्चा है जिससे इस पे क्राउलिंग करने लगेगा, चलने लगेगा, हो सकता है उसमें डिले हो, ठीक है, उसमें दिक्कत आ सकती है, टाइम ले सकता है बच्चा। अगर 6 मंथ्स में नॉर्मल बच्चा क्राउलिंग करना शुरू, तो हो सकता है इनको साल भर लग जाए, 8 मंथ्स लग जाए, 10 मंथ्स लगते हैं, नहीं पता, ठीक है, तो डिले हो सकती है सब चीजें। और हो सकता है अगर इनको किसी और बीमारी वगैरह की वजह से ब्लाइंडनेस है ना, तो उनकी अगर इम्यूनिटी लो है तो उनको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस हो सकते हैं, इससे फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, हिंडर हो सकता है, ठीक है, चलने फिरने में भी दिक्कत आ सकती है। चलना खेलना ये सब इनके लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्पेस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं तब जब ये रेगुलर एक ही प्लेस को यूज कर रहे हैं। इनको अगर पता है कि यहाँ से मैं स्कूल गेट से एंटर करता हूँ और इतने फुटस्टेप्स पे मेरी क्लास है, ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट है या स्लोप है, ठीक है, जा सकते हैं, तो काउंटिंग से वो थोड़ा बहुत स्पेस का आइडिया लगा सकते हैं। अदरवाइज उनकी फिजिकल और मोटर स्किल्स हिंडर ही रहती है नॉर्मल बच्चों के कंपेयर। उसमें सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, खेल भी तो नहीं पाएंगे। बोला तो खेलने में चलने में पीछे रहते हैं बाकी बच्चों से, ठीक है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इससे बताइए कैसा हो सकता है सोशल डेवलपमेंट? इंट्रोवर्ट हो सकता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो सकता है क्योंकि उसको जो चीजें देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है, वो जितना बोलेगा, बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इसको दिखाई नहीं देगा, या तो किसी बात सुन के रिएक्ट कर सकता है, देख तो नहीं रहा क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली जितना इंटरेक्शन बाकी नॉर्मल बच्चे करेंगे उससे इंटरेक्शन इन बच्चों का कम होता है, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, कम बोलते हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड भी है, चाहे ना चाहे बिना देखे आप कैसे क्या किस चीज पे कमेंट करोगे, क्या पूछोगे, क्या बोलोगे, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है। इमोशनल डेवलपमेंट में भी थोड़ा वो इंफीरियर फील करते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं, ठीक है, और बात नहीं करते, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने बोला ना कुछ बच्चे जो होता है, फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट कैसे निकल के आता है, किसी किसी केस में ये फिर
क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि कहीं कहीं जब इनको लगेगा ना कि सोसाइटी ने मेरे साथ गलत किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत किया, तो मैं उनसे वो रिवेंज वाली जब फीलिंग आ जाती है ना, तब बच्चे ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी से मैं बदला लूंगा, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, इस टाइप की जब फीलिंग आने लग जाए ना किसी के अंदर, तो फिर गलत। क्यों, देखो मैं खाली ब्लाइंड है, ठीक है, ब्लाइंड की बात नहीं कर रहे, अभी डिसेबिलिटी में आपको मोटर डिसेबिलिटी भी तो आती है, बच्चा चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, वो तो देख सुन रहा है ना, तो वो भी तो कुछ ऐसे, एक बार ऐसा केस आया था, एक बार ऐसा केस आया था, किसी हॉस्टल में कोई लड़का था ऐसे व्हील चेयर पे, तो भी बहुत कम सुनता बोलता था, तो उसने कैमरे लगा रखे थे, सोचो गर्ल्स वॉशरूम के कॉलेज में और बाकी सब जगहों में, और उसके रूम पे जब सर्च हुआ तो सारा वो सब निकला था, मतलब सारा कैमरे का सेटअप, और वो लड़का व्हील चेयर पे। जरूरी सब ऐसे हूँ, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक नेगेटिव साइड भी हो सकती है, ठीक है, एक नेगेटिव साइड भी हो सकती है। किसी चीज की डिसीज होती है ना, तो वो इंसान ना जो सामने वाले को देख के चिढ़ता रहता है, ये चीज तो मैंने देखी है। होता है कभी कभी, ठीक है, देखो चिढ़ना क्या होता है, बुरा तो सबको लगेगा ऑब्वियसली, मैम वो तो है, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, को अपने से बांध के रखता है कि मतलब तू नहीं जाएगा, तू नहीं करेगा। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जो अगर ऐसी थिंकिंग रखते हैं, दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है, ठीक है। मैं भी छोटी थी, वो भी छोटी थी, वो मतलब उसके पैर में प्रॉब्लम थी, वो खुद भी नहीं जाती थी, मुझे भी नहीं जाने देती थी। तो अब तो छोटा ही है, उसने देखा है, उसको तो एक इमोशनल है, मैं नहीं खेल पा रही तो मेरी फ्रेंड नहीं जाएगी, समझ रहे हो, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव और वैसी वाली चीज कि मैं अकेली हो जाऊंगी तो तू मत जा, होता है ना, वो हक जो जताते हैं फ्रेंड्स पे, वैसे वाला, ठीक है। पर अगर बड़े होकर देखो आप पढ़ते हो, समझते हो, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी थिंकिंग धीरे धीरे ब्रॉड होनी चाहिए ना एजुकेशन के साथ, अगर फिर भी नहीं हो रही है तो किसी इंसान के साथ भी हो सकता है। 8th क्लास तक सेम थिंकिंग थी उसकी। एक बच्चा ऐसे में वो डिपेंड करता है, फिर फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत ज्यादा खराब रहा होगा, बहुत सी चीजें हो जाती है। मैम एक बच्चे जम्मू कश्मीर से आया था, जम्मू कश्मीर से आपके स्कूल में? हाँ, तो मैम वो भी दूसरे बच्चों को कहता था मेरे साथ ही बैठा है, तो मेरे साथ ही वॉशरूम कर, मेरे साथ ही खाना खा। तो देखो, एक तो नई जगह से आया तो मे बी उसमें वो इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है, उसको इमोशनली लोनलीनेस फील हो रहा है, मैं अकेला ना पड़ जाऊं, तो इसलिए वो ऐसे बोलता था कि मेरे पास रहो, होता है, नई जगह से आता है ना, तो आप उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसको समझाइए, रोने लग रहा है मैम, रोने लग जाता है। उसको नहीं आता है। दूसरी साइड से भी सोच के देखो, चीजें है ना, जम्मू कश्मीर से आया, दिल्ली के पोल्यूशन में पहले इंसान का तो वैसे ही दम उड़ जाए, है ना, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, ऐसा नहीं है। वह जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग वैसे सीधे सरल लोग, यहाँ को कितने चैट बदमाश मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ के बच्चे कितने एक्टिव और वो रहा होगा, सीधा साधा वैसे है, या वैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रहा होगा, यहाँ पे देखो तो फर्क तो पड़ता है, एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, बहुत चीजों में दिक्कत आती है। ठीक है, देखो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिर आता है पीयर रिलेशनशिप, जो आपने बोला फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन, ठीक है, तो ये उतना फ्रेंड नहीं बना पाएंगे कंपैरेटिवली जितना नॉर्मल बच्चा बना पाता है, ठीक है। इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी ये कैसा रहेगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसको आफ्टर बर्थ कैसा माहौल मिला है, ठीक है, कम्युनिटी के साथ, ये मतलब व्हीलचेयर पे वाले लड़के ने जो ये डिसाइड किया कि मैं रिवेंज लूंगा, ये कुछ गलत ऐसा करूंगा, इनके साथ गलत हो जाए, ये कब होता है, जब आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका होता है, लगता है कि जब सब मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं अच्छा होके क्या करूं, ऐसा भी होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि बुरा इंसान होता है ना वो एकदम से ही बुरा होता है, कभी उसके साथ इतना तुम कर दो कि बस वो उसकी अच्छाई खत्म कर देती है दुनिया, ऐसा भी होता है, ठीक है, तो डिपेंड करते हैं कम्युनिटी के साथ कैसा रहेगा। कोई बोलते हैं ना कुछ सही गलत नहीं होता, सबके अपने परसेप्शंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उसके हिसाब से ही होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट, फिर वो इमोशनल वाली बात आएगी तो फिर हम इसको डिटेल में नहीं जाते, तो ये सबको आप अपने आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो लिख लोगे ना सारा डेवलपमेंट के, हिंदी में यही है, कुछ और दिक्कत है उसमें प्रॉब्लम दे रखी है कि ये नहीं किया डेवलपमेंट वगैरह, ये इफेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सिम्टम्स है और उसके बीच बाकी वो सारी आइडेंटिफिकेशन तो भी पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ाई नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स
होता है ना पीछे वो सिमिलर है उसमें एजुकेशनल रिटार्डेशन, इंटेलिजेंस में, ठीक है, इनएडुकेट डेवलपमेंट, पर्सनालिटी वही है, क्लास, अगर फ्रेंड्स से आप बात नहीं कर पा रहे हो, इंट्रोवर्ट हो, कम्युनिटी में नहीं सही, तो पर्सनालिटी तो ऑटोमेटिकली वो हो गई ना, तो वही चीज है, एडजस्ट नहीं कर पाता ऐसा बच्चा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, जो हमने कॉग्निटिव बोला वही है, ठीक है, स्लो स्पीच डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज वाली जो हमने बात बोली, ठीक है, ये आ जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन समझने में दिक्कत आती है, परसेप्चुअल एबिलिटी जो स्पेस की बात की हमने, कि कैसे परसीव करते हैं, सेम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है सारे। उसके बाद आते हैं हाउ विजन इज टेस्टेड, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, देखिए इधर विजन कैसे टेस्ट किया जाता है, ये फिर मेडिकल उसमें आ जाता है, तो बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आई चार्ट होता है वो सबने कभी ना कभी, अपने को नहीं तो अंकल आंटी दादी किसी को लेके गए होगे, घर के छोटे बच्चे के साथ गए होगे तो आपने देखा होगा, ठीक है, आई चार्ट होता है, उसमें आई की टेस्टिंग होती है। कलर भी टेस्ट होते हैं, कोई कलर ब्लाइंडनेस है, कलर आइडेंटिफिकेशन में दिखती है, तो उसके लिए टेस्ट फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए कलर विजन के लिए होता है ये। कलर ब्लाइंडनेस का मेनली ज्यादा है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वैसे ही कलर ब्लाइंड है, उनको पील करवाओ तो पील में डिफरेंस नहीं पता, लड़के वैसे ही कलर ब्लाइंड है, लड़के वैसे ही कलर ब्लाइंड, उनको छोड़ दो। देखो स्क्वींट आईज होते हैं, तो तिरछी होते हैं, तो ये जो आईबॉल्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग और हर चीज के भी टेस्ट होता है, साइनोप्टोफोर टेस्ट बोलते हैं उसको, तो थोड़ा सा एक लाइन लिख देना किसी स्क्वींट आईज के लिए होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फील्ड ऑफ विजन टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन मतलब सेंट्रल विजन कितना है, लेफ्ट विजन कितना है, राइट विजन कितना है, जो इन्होंने बोला कि चार वो करके देते हैं, तो वही डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप बता देना कैसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायग्नोसिस बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्लास ऑनलाइन वालों को पता नहीं सुनाई भी देता हो नहीं देगा, इतना शोर मचा रही है, बाद में कोई वीडियो वगैरह देखेगा उसको सुनाई तो समझ तो आई, इतनी बातें करते हो आप लोग। डायग्नोसिस बाय, ठीक है, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये मैंने थोड़ा सा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर से मैं बोल देती हूँ। आईज को ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा रब करेगा, ठीक है, आंखों में पानी ज्यादा आना, ठीक है, और या इचिंग होना, ठीक है, पानी आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं, और भी होते हैं, देखते हैं। फ्रोन्स, बच्चा बहुत ज्यादा, ठीक है, फ्रोन करने क्या होता है, नाक फुला के हम जो करते हैं ना फ्रोनिंग, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। स्क्वींट्स एंड ब्लिंक्स व्हेन लुकिंग एट समथिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लिंक करना, ऐसे टेढ़े होके देखना, मैम ये दूसरा टॉपिक है या फिर इसीलिए डायग्नोसिस बाय पेरेंट्स एंड टीचर ना, एज अ टीचर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है, रोल ऑफ टीचर? रोल में तो सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, डायग्नोसिस बाय टीचर होगा, देखो नहीं दे बस ये वाला हो सकता है NCERT, हाँ इन्होंने नहीं बताया, एनसीईआरटी का दिया हुआ है सिम्टम ही, पेज नंबर, हाँ ये सूची यही है एनसीईआरटी में, हाँ यही है, ये जो एनसीईआरटी नहीं दिए हैं ये टीचर्स, और इसके लिए ना सिम्टम्स हाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए एनसीईआरटी ने बताया है, तो वही ठीक है। या देखो किसी चीज को क्लियर देखने के लिए बच्चा अगर अपनी एक आई को क्लोज कर रहा है ना, क्लोज कर रहा है, बुक्स को पास लेके जा रहा है, दूर कर रहा है, पास ला रहा है, ये सब अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ना, तो आप समझ जाओ उसको विजन में कोई दिक्कत है। नहीं ये पूरा है, हमारे 50 नंबर का है। तुम्हारा 50 में हो गया, मैम हमारा 50 नंबर हमारा आपके 1.5 घंटे का रेडनेस है आईज में, ठीक है, या स्वेलिंग है आईज में बहुत ज्यादा, ये सब चीजें भी हो सकती है। सिमिलर शेप के लेटर्स में बार बार कंफ्यूज होना, ठीक है, राइटिंग में दिक्कत करना, ठीक है, और लाइन में लिखने में उसको अगर दिक्कत आ रही है राइटिंग में, अगर 4 लाइन में लिखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है।
अपीयर रेड, ठीक है, सोलन ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। वाटरी डिस्चार्ज है अगर आंखों से, इची अगर हो रही है बार बार, हेल्दी हो रही है, ठीक है। प्यूपिल्स अगर आंखों की प्यूपिल्स होती है ना, ये अगर अनइवन साइज के हैं, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा ऐसा है तो हो ही जाता, शुगर वालों को तो हो ही जाता है, आंखों का ये प्रॉब्लम हो जाता है। हड्डियां भी कमजोर हो जाती बहुत चीजें होती है, आई साइड पे शुगर वालों को बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। एक्सेसिव टीयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी सिम्टम्स बताए ना, अगर आपकी क्लास में आपके बच्चे में देखने को मिल रही है तो आप पेरेंट्स को बुलाइए, बात करिए, बताइए कि बच्चा बार बार ऐसे कर सकता है, कर रहा है क्लास में, और आप घर पे भी ऑब्जर्व कीजिए, अगर सेम सिम्टम्स आपको भी देखने को मिल रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना है और टेस्ट करवाना है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चा ये बार बार सिम्टम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है, मेरी क्लास में, तो आप इसको एक बार डॉक्टर से चेक करा लीजिए, ठीक है। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आप कर सकते हो। इंटरवेंशन मेडिकल में क्या क्या हो सकता है, पहला तो होता है ग्लास लग जाता है सबको, थोड़ी बहुत इशू होगा, ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंसेज, ये सब मेडिकल इंटरवेंशन में आ जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन विद लेजी आई, कभी कभी क्या होता है, देखना डॉक्टर बोलता है लेजी आई है, एक आई ज्यादा एक्टिव होती है, एक आई नहीं होती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए पैचेस आते हैं, अगर स्टार्टिंग है ना लेजी आई बोलता है डॉक्टर, तो पैच आते हैं, या तो पैच वो लगा के रखो आंख में, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जरी वगैरह भी होती है, ठीक है। एक्सरसाइज भी बताते हैं आइस की, ठीक है, आंखों को ऐसे घुमाओ चारों तरफ, हाँ ये सब करते हैं, या पेन को ऐसे ऐसे करो, ठीक है, उसको देखो, अपने आई बोन्स को रोटेट करो पूरा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम है। आंखें खोल के प्रॉब्लम होती है उसकी। कोई लोग तो सही बोल रहे हैं, कोई दोनों ही सो रहा है, तो सो रही है, आंखें वो खोल के कैसे टेस्ट करते हैं, तू करके रही है, मैंने तो देखा देखो इधर। हाँ, और सर्जरी और मेडिकेशन भी है अगर कोई वैसा इशू है, ठीक है। अगर इन सब चीजों से, मेडिकेशन से, ग्लास से, बाकी अगर इम्प्रूव हो जाता है तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, पर लास्ट में अगर ऑप्शन है तो सर्जरी भी है। स्क्वीन टाइप जो बोलते हैं आजकल, तो उसकी भी सर्जरी होती है, ठीक है। अब एजुकेशनल इंटरवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल क्या सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम के, ठीक है, एजुकेशनल इंटरवेंशन। यूज ऑफ रिमेनिंग साइट, अगर बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, लो विजन वाला बच्चा है ना, तो आप कोशिश करिए जितनी विजन में वो देख सकता है ना, उसको यूटिलाइज करके आप उसको कुछ सिखा सकते, ठीक है। अगर बचा हुआ है, विजन है, कंप्लीट ब्लाइंड है, तो देखिए उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लो विजन वाला है जिसमें कि हाँ उसको दिखता है, कम दिखता है, या दूर से नहीं देख पाएगा, फर्स्ट रो में बैठेगा तो देखेगा, तो आप ये सब सॉल्यूशन करिए अपनी क्लास में, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ ब्राइल सिस्टम, ये तो आप नहीं करोगे, जो उनके स्पेशल एजुकेटर होंगे जो ब्राइल सिस्टम में ट्रेन होंगे, वो बच्चे को ब्राइल सिस्टम यूज करना सिखाएंगे। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऐसे रेंज डॉट सिस्टम होता है, डॉट्स बने होते हैं, तो टच करके, हाँ आजकल हर जगह है, मैंने बताया आपको, ट्रेन से लेके सीट का नंबर भी है ना, वो भी ब्राइल सिस्टम में लिखा, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन ट्रेन में चढ़ रहा है तो ऐसे टच करके बता सकता है कि ये सीट नंबर मेरी है, या कितना लिखा हुआ है वो देख सकता है, ठीक है। तो सीट नंबर भी आजकल लिखा हुआ होता है, वो इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं पूरे पूरे, ठीक है, ब्राइल सिस्टम में लिखा हुआ होता है। लेडीज का वो तो लेडीज होता है, मतलब बैंक वगैरह के लिए भी रिजर्व होता है, उसमें जाते हैं। वो तो हर कोच में ही है, फिर जो डिफिकल्टी वाले पर्सन के लिए रिजर्व है, नहीं मैम, मोस्टली फर्स्ट वाले कहीं लेकिन लिखा हुआ नहीं है मेंशन, ठीक है तो लेडीज के लिए बस सेफ्टी इशू की वजह से। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, अगर कंप्लीटली ब्लाइंड है तो उनको आप क्या कर सकते हो, एजुकेशनल इंटरवेंशन में फुटस्टेप्स काउंट करवा सकते हो, कि क्लासरूम में बच्चा है तो अपनी सीट ढूंढ के बैठ सके, कि इतनी फुटस्टेप्स पे जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा तो इतने काउंट है मेरे, तो ये मेरी सीट यहाँ पे है, वो तो परमानेंट होगी, तो वैसे बच्चों के लिए परमानेंट करना पड़ेगा। अगर आपने इतनी मुश्किल से तो ट्रेन किया है, फुटस्टेप काउंट करवाए, अगर ऐसे बच्चों की सीट आप रोज रोटेट करने लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, उसकी तो आपको फिक्स ही करनी पड़ेगी। अगर ब्लाइंड है बच्चा, पार्शियल बिल्कुल लो विजन वाला, ऐसे बच्चों के लिए तो आपको फंक्शन यही है,
आपको फुटस्टेप काउंट करवाओ, सिखा दो, उनको ट्रेन करवा दो, एक सीट फिक्स कर दो। उनको आप रोज चेंज करोगे, दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर सीट ना, रोज कैसे करेंगे? ऐसे तो मैम उनको क्या क्या आता है। हाँ बिल्कुल, जिनको चलने वाले में दिक्कत है उनकी भी आप एक सीट फिक्स कर दो जो गेट के पास ही हो, है ना, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े सीट भी ढूंढने में, बिल्कुल इनके लिए तो करना पड़ेगा ना। डेली लिविंग स्किल्स में बाथिंग हैबिट्स, वॉशिंग क्लोथ, छोटी छोटी चीजें उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। जनरल करिकुलम विद मॉडिफाइड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा, कोई ऐसा टॉपिक है जो देखना जरूरी है, तो उसको सुनने में कोई एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर, अगर बर्ड की साउंड है, ठीक है, कुछ ऐसा हम समझा तो उसको सुनाओ, ऑडियो वगैरह सुनाओ प्रॉपर, ठीक है, जिससे सुन के बच्चा समझ सके, ठीक है। मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो देख के सीखे, देख नहीं सकता तो सुन के सीखे। मल्टी सेंसरी, एक टॉपिक को सिखाने में मल्टी सेंसरी अप्रोच आप यूज कीजिए, ठीक है। अभी ये जो मैं कह रही हूँ लेक्चर मेथड है, इसमें एक ही सेंस है बस, जो मैं लिख रही हूँ उसमें थोड़ा बहुत आपका विजुअल जा रहा है, बाकी मोस्टली आपका हियरिंग ही जा रहा है, तो इसको हम मल्टी सेंसरी लेक्चर मेथड को कभी नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन प्लस और सिलेबस इतना ज्यादा है ना, तो उसके लिए लेक्चर मेथड कोर्स को कंप्लीट करने के लिए सुटेबल है। लेकिन आप जब स्कूल में जाओगे, आपके पास छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, उनको आप ऐसे कंप्लीटली लेक्चर 2 घंटे तो पहले सुनना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करते हो, या पढ़ाने का तरीका या छोटा छोटा पोर्शन आपको लेना पड़ेगा, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मल्टी सेंसरी चीजें करो, सिर्फ सुन के नहीं, देख के भी। चार्ट्स, मॉडल से बहुत सारी चीजें जो बताई जाती है उनका यूज। कंपेंसेटरी करिकुलम, ठीक है। कंपेंसेटरी करिकुलम क्या होता है? करिकुलम उसमें कंपेंसेशन, ऐसे बच्चों के लिए कंपेंसेशन बोलते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, एडिशनल, क्योंकि उनको टाइम लगने वाला है, ठीक है। नॉर्मल बच्चा आपकी पूरी क्लास का कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कंपेंसेशन वाला करिकुलम टाइम दो, सिखाओ अलग से, ठीक है। कंपेंसेटरी करिकुलम उसको बोलते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें वीडियो कैमरा का यूज करना, वीडियो शूट करना, ठीक है, विजन वालों के लिए नहीं पर बाकियों के लिए आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग ऑडियो, जैसे मैंने बोला ऑडियो रिकॉर्ड करके सुना सकते हो डिफरेंट चीजों का, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो विजन वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है, कॉजेस पढ़े, क्यों हो जाता है किसी को विजुअल इंपेयरमेंट, फिर हमने पढ़ा टाइप्स पढ़े थोड़े बहुत, ठीक है, क्या होते हैं, फिर हमने इंटरवेंशन पढ़ा, मेडिकली कैसे ठीक किया जा सकता है और एजुकेशनली कैसे ठीक किया जा सकता है, और एक हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो वो पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज अ टीचर, ठीक है। देखो आगे जॉब में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब हो गई तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट भी हो गई, ठीक है, लेकिन जो भी तुम जा रहे हो, सैलरी क्या मिल रही हो तुम्हारे और मैनेजमेंट के ऊपर बात है ना। लेकिन जो बच्चा आ रहा है ना क्लास में, वो कहीं ना कहीं आप अगर उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो ना, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपके लिए कहीं किसी के लिए अच्छा करोगे ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा जरूर रहेगा। इस चीज को लेके कि चलो मेरी सैलरी कम है तो मैं क्यों करूं, अगर ये वाला रहेगा ना तो वो सही नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम भी मिरर के आगे खड़े हो तो हमें ना शर्मिंदा होना पड़े अपने आप से कि मैंने ये चीज देख रही थी, मैं ऑब्जर्व भी किया था, बच्चे का था, लेकिन मैंने नहीं जाने दो क्या करना है, ठीक है, ये वाला कभी मत लाना, ठीक है। क्लियरिंग इंपेयरमेंट, जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, जिनको सुनने में दिक्कत है। ये 4 प्रकार की होती है, सुनने का, देखने का, बोलने का। क्या ये हम जो पढ़ेंगे इसमें, इसमें तो देखो सुनने का बोलने का तो मोस्टली एक ही केस होता है, क्योंकि जिसने कोई सुना नहीं वो बोलता भी नहीं है, डेफ एंड डम एक साथ ही होते हैं मोस्टली केसेस में आपको मिलेगा। तो इसमें 2 ही है ना बस, लोकोमोटर भी तो है, चलने में दिक्कत वाले भी कहाँ पड़ी है, लोकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशन भी तो पढ़ना है, अभी और भी है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, बहुत सारी है, अभी तो हम हियरिंग पे आए हैं, ठीक है। लेकिन जो भी इंपेयरमेंट आप लिखना शुरू करोगे ना, 1-2 डेफिनेशन है वो आप लिख देना, 2 डेफिनेशन तो डाल ही देना है, मैं फर्स्ट ईयर से भी बोलती हूँ, ठीक है। कम सुनना, मध्यम सुनना, गंभीर रूप से टाइप्स ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट, वो टाइप्स क्या है ना, रिटन हेयरिंग, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, कि आपकी वही डिग्री पे एक बार डिपेंड करेगा, एक बार कब हुआ है,
उस पर डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ईयर के, ठीक है, कौन से उसमें टाइप में से हमारा एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है, फिर इनर ईयर है, और इनर ईयर का जो नॉब है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी ना एक्सटर्नल से मिडल में जाने में दिक्कत आती है, उसकी वजह से हो सकता है कभी मिडल से इनर ईयर तक जो ट्रांसफर होता है ना साउंड वेव्स, उसमें दिक्कत आती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक उस पर भी डिपेंड करता है कौन से पार्ट में आपको दिक्कत है, और एक डिग्री के ऊपर है, एक टाइम के ऊपर है, ठीक है। डिग्री वाला पहले कर लेते हैं। डिग्री के ऊपर करते हैं कि कितनी आप में है, ठीक है। एक होता है मतलब ऊंचा सुनता है, मतलब नॉर्मल नहीं सुन रहा है, आप इसके लिए बहुत तेज बोलना पड़ता है, ठीक है। एक होता है सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। देखते हैं डिग्री के ऊपर डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट कितनी है माइल्ड हियरिंग। सबसे ज्यादा तो मैम सिर्फ डॉग नहीं है, बैट भी है। हमारी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक ये सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, ठीक है। माइल्ड हियरिंग है, मॉडरेट है, सीवियर, प्रोफाउंड एंड टोटल डेफनेस। बोल है कोई बात नहीं है, सीवियर प्रोफाउंड को आप एक ही में लिख सकते हो ना, ठीक है। माइल्ड मॉडरेट के बाद ये दोनों मर्ज कर दिया होगा, और क्या है ना। टोटल वाला नहीं है, बाकी सब अच्छा, तो टोटल वाला डाल देना जिसको बिल्कुल भी मतलब टोटल नहीं। है। तो देखो उन्होंने क्या किया होगा, ये माइल्ड मॉडरेट है ना, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया होगा, सीवियर प्रोफाउंड को एक साथ दे दिया होगा। हाँ, माइल्ड हियरिंग में, ठीक है, हियरिंग जो है वो कैसी है, कम है, ठीक है। उसमें आप 26 से 40 डेसिबल, ठीक है, का साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है। नॉइजी सराउंडिंग में अगर आप उससे बात कर रहे हो ना, वो सुन नहीं पाएगा, बहुत मतलब उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। अगर किसी चीज को सुनना है ना माइल्ड वाले में, बहुत ध्यान से सुनेगा तो सुन लेगा, लेकिन बहुत शोर में अगर आप उसको बोल रहे हो ना, तो वो आइडेंटिफाई करने में उसको दिक्कत होगी कि ये क्या बोल रहा है, उधर से भी शोर आ रहा है, तो दिक्कत होती है माइल्ड वाले, ठीक है। फिर आता है मॉडरेट वाले में, मॉडरेट वाला 41 से 60 डेसिबल, ठीक है। ये लाउडनेस नापने की यूनिट होती है, कितना लाउड है साउंड, ठीक है, डेसिबल उसकी यूनिट होती है। तो 41 से 60 डेसिबल ये सुन सकता है। मेरे में तो मैम 41 से 60। मॉडरेट वाला देखो, मॉडरेट वाला ना बहुत आप आराम आराम से बोलोगे ना, आराम आराम से। वो माइल्ड वाला देखो सुन सकता है, तुम नॉर्मल स्पीड में भी बोल रहे हो ना, लेकिन अगर बहुत 4 लोग 5 लोग एक साथ बोल रहे हो तो उसको दिक्कत आएगी। मॉडरेट वाले को आराम आराम से बोलना पड़ेगा, और उसमें भी उसको लिप रीडिंग स्पीच वगैरह की ट्रेनिंग देनी पड़ती है मॉडरेट वाले को, वैसे नहीं सुन पाएगा। बहुत अगर आराम आराम से एक एक वर्ड आप बोलोगे, आपके लिप की उसको आइडेंटिफाई करके लिप रीडिंग वगैरह करके वो समझ सकता है मॉडरेट वाला। सीवियर वाले में उसको हियरिंग एड लगता है, बिना हियरिंग एड के सीवियर वाला नहीं सुन पाएगा, ठीक है। मॉडरेट वाले तक अगर आप धीरे धीरे बोलोगे, बिना हियरिंग एड के भी सुन सकता है आपको, लेकिन जहां पे ये चल जाएगा सीवियर और प्रोफाउंड वाले में, सीवियर वाले में तो हियरिंग एड के साथ सुन सकते, बिना इसके नहीं। ये तो 5 प्रकार उसका तो हियरिंग एड भी नहीं काम, ठीक है। टोटल वाले ये 5 प्रकार के वैसे वाले फिर साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग पे ही डिपेंड है, उसके अलावा उनका हियरिंग एड भी काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रोफाउंड वाले में भी नहीं करता है, प्रोफाउंड से जहां टोटल चला जाएगा ना, फिर नहीं काम करता है उनका। सीवियर वाले तक में हियरिंग एड से आप सुन सकते हो। इसमें भी 2 ही प्रकार है मैम। मैम फिर तो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं ऊपर के दो है वो हल्के हल्के हैं, और हाँ ये ज्यादा है, ये तो हल्के हल्के हैं बिना हियरिंग एड के भी। इससे ज्यादा डिफिकल्टी इसको है, और इसके बाद तो है डिफिकल्टी, ठीक है, उसके बाद तो डिफिकल्टी ये वाले तक ही हम ले लेंगे। और ऐसे ही देखो हमारे में 2 प्रकार है, क्या क्या दे रखा है। तो पूर्ण बहरे और आंशिक। अच्छा, वो कंप्लीट और पार्शियल में, हाँ तो पार्शियल में माइल्ड मॉडरेट आ जाएगा,
फूड वाले में टोटल और आपका सीवियर प्रोनाउन आ जाएगा। उसमें 4 बता, उसमें 5 बता दिए आंसर वाले। कोई बात नहीं, देखिए आपका पार्शियल वाला यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है ना। पार्शियल वाले में जिनको आप धीरे बोलो, भीड़ का केरे बोलो, वो सुन लेंगे, और कंप्लीट वाले में आपका सीवियर से लेकर टोटल तक सब यहाँ कंप्लीट में आ जाएगा। ये वो बात दे दो। मिडल ऐसे बांटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बात समझ में आनी चाहिए। देखो पार्शियल वाला बिना हियरिंग एड के सुन पा रहा है, ठीक है। कंप्लीट में जैसे ही जाओगे बिना हियरिंग एड के नहीं सुन पाएगा। सॉरी, हियरिंग एड के साथ पार्शियल वाला सुन पा रहे हैं हियरिंग एड के साथ, ठीक है। और जैसे ही आप कंप्लीट में जाओगे उसके साथ भी, उसके बाद साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग कोई ऑप्शन नहीं है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये पार्शियल और ये है। और एज के हिसाब से देखें तो वही कॉन्जेनाइटल और एडवेंटिशियस, दो ही टाइप आपको सब में मिलेंगे, जो या तो बाई बर्थ सुन नहीं पा रहा है या किसी एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। ज्यादातर जो पैरों जो होता है, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं तो बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल ये होता है। और होता है देखो, एक टाइप की और बोलते हैं हम हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें एक होता है प्रीलिंगुअल डेवलपमेंट, मतलब लैंग्वेज डेवलप होने से पहले से ही वो नहीं सुन पा रहा, उसने कभी कुछ सुना ही नहीं कि कोई कैसे बोला जाता है, क्या होता है वर्ड, उसको कुछ भी नहीं पता। हाँ, बाय बर्थ जो होगा प्रीलिंगुअल में आ जाएगा, फिर पोस्ट लिंगुअल आपने लैंग्वेज में सीखा है, थोड़ा छोटा ही बच्चा है पर उसको बोलना आता है, लिखना आता है, और उसके बाद हुआ है, देखिए भी होता है, ठीक है। तो हो सकता है बच्चा बाद में और ठीक है भूल जाए कि क्या पढ़ा हुआ है, पर थोड़ा सा वो कराओगे तो मे भी हो सकता है कोई प्रोग्राम कोई उसको वो करोगे थोड़ा सा, ठीक है। और है हिंदी में पार्ट्स के ऊपर है मिडल ईयर इनर ईयर वाला, इसको नींद आ रही है ही टॉपिक ऐसा ही, उसको देखो तुम लगा देखो, ये टॉपिक ऐसा ही है, पूरा थ्योरेटिकल है। हिंदी में दिखाना और क्या दे रखा है, शक्ल देखो उसकी, वही तो कह रही ला दो। ये है ना, ये देखो देखो कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है ना, मिडल या इनर, उसमें है ये बता देते हैं, हिंदी में भी है ये, तो ये देख लो, ये लो बुक ले लो, किसकी है? कौन टाइम चेंज करा रहा है? चेंज तो हो ही नहीं सकता, इससे पहले यही क्लासरूम तो इतनी है ना, इसमें बीएलएलबी वाली क्लासेस चलती रहती है। देखी बस फर्स्ट ईयर वाली देखी थी, फर्स्ट ईयर क्लास की होगी ना, उसके बाद तो नहीं, फर्स्ट ईयर वाली तो यूनिवर्सिटी से ही होती है। अब यूनिवर्सिटी वालों ने कंपलसरी कर दिया है कि उनके टीचर्स ही कॉलेज आएंगे पढ़ाएंगे, फिर वो ऑनलाइन चलती है, रेगुलर या संडे संडे। हमारी भी वीकेंड में चीज हो रही है, करें हाँ रोटा तो हो जाइए जा रहा है करो। डेली 7:30 मैम 2 महीने के लिए वो भी जो पढ़ा रहा है उसको जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन मिल रहा है करना नहीं करना फिर देख लो। फिर मैम उसके नंबर तुम तो कह रहे हो ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है नहीं, तो उन्होंने दिल्ली के ऑप्शन मिल रहा है तो वो ऑप्शन वाले हाँ वो मिल रहा है तो देख लो तुम्हें कौन सा बेटर लगता है, जाने में भी मिल लगता ही है, और जो पढ़ा रहा है उसको है ही, मतलब उसको तो है ना, ट्रेनिंग है, आप जानते हो कैसे करनी है चीजें, तो यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर है उसको तो जाके लेना चाहिए एक्सपीरियंस क्लासरूम। वो इंटरव्यू में फिर आप जब डेमो के लिए जाते हो तो बिल्कुल फ्रेशर है ना, वो नर्वस हो जाता है, फिर बोल ही नहीं पाता, फिर दिक्कत होती है। यहाँ पे भी आप कराओगे ना, मेरे को तो मजा आता है जाने में। मैम फिर उसके अलग से मार्क्स जुड़ते होंगे ना, हाँ मैथ्स तो है ही, कितने जुड़ते होंगे? वो तो इंटरनल वाले में जुड़ते हैं ना, कुछ ना कम से है उसको इंटरनल में जुड़ेंगे, मार्क्स तो ट्रेनिंग में पूरे मार्क्स है। फिर कॉलेज में तो प्रोग्राम का हमारा तो हमें होता है वही तो मैम गुरुग्राम दे रहे थे, हम आप काम करते हैं। हाँ हरियाणा में वो आना पड़ेगा चलो इसको डिस्कस कर लेना नीतू मैम के साथ। अभी तक देखो टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में देखो फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके, मतलब कान के कौन से पार्ट में मेन इशू है, फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके। फिजियोलॉजी क्लास बेटा बाद में डिस्कस कर लेना,
ये देखो इधर, अभी टाइप सी नहीं खत्म हुआ, इतना सारा ये पेपर कब खत्म होगा? फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, हिंदी में भी दे रखा है, देखो बुक खोल के, कंडक्टिव हियरिंग लॉस इंग्लिश में भी लिख रखा है उसमें ब्रैकेट में। आउटर ईयर से साउंड को मिडल ईयर पहुंचाने में दिक्कत होती है या इनर ईयर तक पहुंचाने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन करना, जब बीट कंडक्ट होता है, एक से ट्रैवल कर रहा होता है ना, ये साउंड वेव्स के ट्रैवल एक्सटर्नल, मिडल, इनर, ठीक है। तो मिडल तक जाने में या इनर तक जाने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कंडक्शन, साउंड के कंडक्शन में दिक्कत आ रही है, एक पार्ट पे पहुंच रहा है दूसरे पार्ट तक नहीं जा पा रहा है, ठीक है। दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। इनर ईयर में अगर तुम लोग थोड़ा बहुत याद हो, स्कूल में जब स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ते हैं, इनर ईयर में पार्ट होता है ऐसा राउंड राउंड कॉक्लिया, मुझे तो मैम वो याद भी है। कॉक्लिया, ठीक है, कॉक्लिया वो होता है ना, क्या होता है? तीन हड्डियां होती है ना, वो तो प्लस और स्टेपिस, वो होता है सबसे छोटी हड्डी है बॉडी की, जो कान, MIS, ठीक है, वो कान में होती है सबसे छोटी हड्डी ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। MIS इंडस और स्टेपिस। अब इनर ईयर में कोई इंफेक्शन है, बीमारी है, ठीक है, ठीक है। और नाउ का जो पाथवे, अब इनर ईयर से इनर, ठीक है, इससे ही ईयर से आपका क्या ब्रेन से कनेक्टेड रहता है वो नर्व, ठीक है। तो वो साउंड को ट्रांसलेट करके लेके जाता है। अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम आ गई, उस नर्व में प्रॉब्लम आ गई, इनर ईयर में इंफेक्शन की वजह से कॉक्लिया में दिक्कत आ रही है ना, तो ये बीमारी होती है सेंसरी न्यूरल ईयर। इसमें आउटर और मिडल ईयर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इनर ईयर में प्रॉब्लम है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है? कंडक्टिव भी दिक्कत होती है और सेंसरी न्यूरल भी दिक्कत होती है, मतलब दोनों, या तो एक्सटर्नल से मिडल जाने में भी दिक्कत हो रहा है, इनर में भी प्रॉब्लम है, दोनों चीजों का मिक्सअप है, मतलब दोनों चीज में इश्यू आ रहा है। उसके बाद सेंट्रल हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस सेंट्रल हियरिंग लॉस में ब्रेन में जो लोब है, तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो ऑटोमेटिकली हियरिंग में दिक्कत आएगी, तो ये वो रीजन, ठीक है। यूनिलैटरल हियरिंग लॉस, ठीक है, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल हियरिंग लॉस में आपका एक कान बिल्कुल ठीक रहता है, दूसरे में पूरा डैमेज रहता है, खराब रहता है, ठीक है। और इसमें माइल्ड से सीवियर तक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर एक कान में पूरी प्रॉब्लम है, एक कान से आप सुन सकते हो, तो हो सकता है आपका माइल्ड इशू आ रहा है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि कितने डिग्री की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैम उसको तो एक्सीडेंट में करेंगे ना, नापेंगे, उसको तो डिटेक्ट करेंगे ना, देखेंगे उसको क्या है, कितनी डिग्री की है। हर्ट्ज में करते हैं ना, हर्ट्ज तो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी है। लाउडनेस तो हम बोलते हैं, इससे डेसिबल का भी मैंने बोला लाउडनेस की यूनिट है, कितना लाउड है साउंड, है ना। हर्ट्ज तो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, पर सेकंड वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वो होती है फ्रीक्वेंसी, उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। ना ना ना, वो साउंड है, हाँ, एक तो पर सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं। अगर किसी, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की पेडुलम किसी की भी अगर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड में 50 बार वो वाइब्रेट करता है। अब ये देखो इंग्लिश में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हियरिंग लॉस, अब इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कॉजेस पे आ जाते हैं सीधा। कॉजेस देखो इधर, कॉजेस क्या है? अब देखो कुछ कॉजेस है इधर, कुछ कॉजेस है आंख बंद करके हर इंपेयरमेंट में छाप देना, डिजीज, प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ, एक्सीडेंट, ये सब में डाल देना, सब में होता है। अब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जहाँ ये पॉइंट आएगा, सब में ही आता है,
नवजात ठीक है? जन्म के बाद और वो तो प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल वाला है। जनवरी ठीक है, जर्मन मैं कॉलेज बता रही हूँ आपको, 2-4 कॉलेज है ना। हाँ, न्यूट्रिशन सब में डाल देना, सब में। अगर आप खाना प्रेग्नेंट मदर अगर अच्छा खाना नहीं खाएगी ना तो किसी चीज में भी इशू कर सकता है। संतुलन भोजन, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक, अल्कोहल एंड ड्रिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो सब में डाल देना, सब में ही आएगा ये, सब में ही आएगा। नहीं, अब ये देखो तुम लोगों को बता रही इसी तरीके की बार-बार ये चीजें आप हर इम्पेयरमेंट में डाल देना, बिल्कुल करेक्ट जाएंगी, इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं वो कह रही हूँ पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, जेनेटिक जेनेटिक है, डिजीज और इलनेस में फिर वही बीमारी आ गई, मम्स आ गया, एड्स आ गया, HIV। ठीक है, बाकी जो बीमारियां ये सारी हैं। मेडिकेशंस, अगर मदर दवाइयां ले रही है, बीपी की है, अलग अलग डिजीज की है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो नहीं मेरी तो माँ को दिक्कत होती है। अब देखो प्रॉब्लम होगा तो बीपी वगैरह तो वही है ना, फिर लाइफस्टाइल डिजीज है चाहे बाकी है, बाकी तो आप अपने आप को हेल्दी रखो, फिट रखो। बीपीआई होता है ना, आप टेंशन लेते हो, बाकी सब चीजें भी है, बहुत बीमारियां भी है। केमिकल्स, देखो एक्सपोजर टू केमिकल ये तो सब में डाल देना, कोई अनवांटेड केमिकल अगर कान के अंदर जा रहा है कुछ इश्यू है तो वो हो जाएगा। या कोई पॉइजन है जो आपकी हियरिंग वाले लोग पे इफेक्ट करेगा तो सुनना बंद हो जाएगा। ठीक है, पॉइजन, केमिकल, लीड जो है, लीड, मर्क्यूरी, ये सब बहुत पॉइजनस मेटल होता है। आजकल लीड का कंसंट्रेशन पानी में बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन के उसमें। ठीक है, लीड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, फैक्ट्री से जितने भी आ रहे हैं ना मेटल वाले, ठीक है, तो वो से हियरिंग का बहुत रहता है लीड से। लीड एक मेटल है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ठीक है, उसमें भी रहते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। ईयरबड्स वगैरह जो हम यूज करते हैं उससे भी तो कम होगी सुनने की। ईयरबड्स तो बहुत रेयर केस में करो, भी एक्सटर्नल बाहर का कर लो, कुछ लोग तो अंदर डाल जैसे करते रहते हैं ना सफाई, वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का क्लीन कर लो, ठीक है, मतलब यहाँ तक का जो एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन है वहां मैं आपको जो लैंड वाले क्या रहता लैंड टॉपिक टाइम की घूमते कान साफ करवाने, है। कभी नहीं करवाना चाहिए, पता चला सुनना ही बंद हो गया। ठीक है, फिजिकल ट्रॉमा, ठीक है, फिजिकल ट्रॉमा, चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो हो सकता है कान में प्रॉब्लम हो जाए। या बहुत लाउड साउंड, लिसन क्लास, बहुत लाउड साउंड अगर कान में सडनली आता है तो भी दिक्कत हो सकती है। ईयर ड्रम होता है, मतलब कान का पर्दा, ईयर ड्रम, अगर वो फट जाए तो दिक्कत। आजकल जो मैं आपको लगा तो हाईवे पे भी तो मैं खड़ी करके टूरू ना वो करती है वो बाइक में जो वो लगा कर इतनी इरिटेशन होती है, बुलेट पे तो होता था पागल और है, फट जाता है। पागल है। हाँ ये लीड लगा के भी तो चलते हैं, वो भी तो कान साफ। देखो इधर बर्थ एक्सपीरियंस, ठीक है, बर्थ एक्सपीरियंस वो ये आपका, ठीक है, बर्थ एक्सपीरियंस में देखो इधर, बर्थ एक्सपीरियंस में 3 टाइप का होता है। एक होता है प्री नेटल, मतलब बेबी के बर्थ के पहले वो सारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ जाती है। एक होता है पेरी नेटल, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम में भी अगर डॉक्टर इनएक्सपीरियंस है, ठीक है, बेबी का हेड जैसे बाहर आता है उस टाइम पे अगर फोर्सेप वगैरह से पकड़ के बच्चे के सर को पकड़ के निकालते हैं डॉक्टर। अगर डॉक्टर इनएक्सपीरियंस, उसको पता नहीं कितना प्रेशर डालना है हैंडल करने के लिए, हेड को पकड़ने के लिए, अगर ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, ये सारे लोब है जो सेरिब्रम में अगर कोई, ठीक है, ऐसा लोब प्रेस हो गया, डैमेज हो गया तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकता है बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहा पूरी प्रेगनेंसी, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर आजकल जो पैसे के चक्कर में, ठीक है, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स को भी रख लेते हैं, कैसे भी उसका नुकसान है, उनका क्या जा रहा है। तो इनएक्सपीरियंस अगर डॉक्टर भी होगा तो पेरीनेटल प्रॉब्लम्स भी आती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ जो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पोस्टनेटल होगा। अभी कंडक्टिव हियरिंग लॉस कौन सा था अभी मैंने बताया, ये बताएगी कहां गए, इसका नाम क्या है? सेकंड स्टूडेंट, सेकंड रो, आपका नाम क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या बताया मैंने? अभी बताया, बिल्कुल अभी था। क्या बताया मैंने? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या प्रॉब्लम आती है, कौन बताएगा? एक पार्ट से जो दूसरे पार्ट में साउंड वेव जब ट्रेवल करती है एक्सटर्नल से मिडल जाएगी, मिडल से इनर जाएगी, उस ट्रेवलिंग में उसको दिक्कत आ रही है, कंडक्शन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, लिखा है नहीं, तुमने क्या सुना, कितना तुम बात कर रहे हो ना, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ठीक है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्यों हो सकते हैं? वैक्स अगर बहुत ज्यादा भर जाए,
ठीक है, तो उसको हल्का हल्का बाहर से निकाल दो, अंदर तक बिल्कुल ईयरबड लगा के करने की जरूरत नहीं, उससे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। मैम कहते हैं बैट्स भी मतलब हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, बेनिफिट्स होते हैं उसके। लेकिन बहुत ज्यादा अगर भर रहा है ना तो उसको क्लीन तो करोगे ना, बाहर से क्लीन कर दो, पानी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पानी नहीं डालते, पानी नहीं डालना कान पानी में, डालोगे तब तो गए तुम। नहीं नहीं, हल्का बाहर से निकाल दो, जो बिल्कुल अंदर डाल के क्लीन करते हैं वो गलत होता है। और आउटर और मिडल ईयर में अगर कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है अगर सांस लेने में, उससे भी हियरिंग में दिक्कत आती है, ये सारा कनेक्टेड होता है। ENT होता है। आपने देखा होगा कभी खाना वाना खाते हैं ना, अगर हमें ऐसे हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे सरक जाना, बोलते पूरा पानी वाली वैसे, तो नाक में कान में सब जगह आ जाता है बिल्कुल, खाना पानी सब कुछ, ठीक है, सारा। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अपर वाले में, तो ये कान को भी प्रॉब्लम करती है। ईयर ड्रॉप जब डालते हैं तो ये आता है थोड़ा सा। बच्चों को कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, उनके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, छोटे बच्चों को कंप्लेन होती है। मेरा बेटा है तो उसको भी एक दो बार, एकदम छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आता, कोल्ड कफ में ये लिया, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है ये कोल्ड कफ होगा छोटे बच्चों को, तो उनको कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, कंजेशन हो जाता है ना, या खांसते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, भारी भारी हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो ये सब दिक्कत होती है। हाँ होता है, कान में इशू होता है, तो बहुत ज्यादा है ना, दिक्कत हो जाता है। एज में तो होता ही, एजिंग एक फैक्टर तो रहता है, ये विजन में भी जैसे जैसे बूढ़े होंगे, ओल्ड एज में जाएंगे तो दिखना कम हो जाता है, सुनाई देना कम होगा, एजिंग एक नेचुरल फैक्टर है, ठीक है। हाई साउंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल नॉइज, अगर किसी की ऐसी जॉब है, ट्रैफिक पुलिस है, कोई ऐसा जॉब है, तो कंटिन्यूटी आप या बहुत बड़े बड़े मशीनों के शोर में अगर आप दिन भर रह रहे हो, हाई उनकी हियरिंग जल्दी डैमेज हो जाती है। हम ये द्वारका मोड़ पे जो रहते हैं इनको तो ये तो रोज ही सोच नहीं रहा है। गाड़ियां चलती है सुबह अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे बच्चों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ पहचान नहीं, आइडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको क्या क्या दिक्कत है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट वो सब किया ना, वही वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट, इसमें तो और दिक्कत है, ब्लाइंड वाला तो फिर भी सुन रहा है तो बोल रहा है ना, इसमें तो सुनाई नहीं दे रहा, और जो बाई बार सुन नहीं रहा हो तो बोल पाता ही नहीं, तो लैंग्वेज और स्पीच की तो टोटली यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो इनकी वॉइस कैसी होती है, बहुत ही हाई पिच, जो भी करते हैं ना बहुत हाई पिच वॉइस होती है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड और प्रोलॉन्ग वावल, अगर कोई थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश भी कर रहा है तो नहीं हो पाता है। एबनॉर्मल रिदम होता है, बोलने का जो रिदम होता है ना वो भी सही नहीं होता, समझने में दिक्कत होगी। अगर मान लो वो ऐसा कोई इंसान है जिसकी बाद में हुई है हियरिंग लॉस, ठीक है, थोड़ा बड़ा होने के बाद, सीखने के बाद, तो वो उसको अगर आप कोशिश भी करो लेटर दिखा के, अगर तुरंत तुरंत हुआ है ना तो बोलेगा भी तो उतना वो नहीं रहता है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। जो बाई बर्थ ही वो तो बोल भी नहीं पाएंगे ना। नहीं हो पाएंगे, वो जो साउंड जो निकालते हैं ना वही बाई बर्थ वालों का कुछ मोनोटोनस वॉइस है, ठीक है, लिमिटेड वोकैबुलरी, ऑब्वियसली वोकैबुलरी क्या जो थोड़ा बहुत बोल पाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल भी क्या पाएगा वो, जो भी जिसने थोड़ी एज में जाके हुआ है उसको तो थोड़ी आप कर भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका सुनना बंद हुआ, अगर ये सब ठीक है और आप ट्रेनिंग देते हो तो मे भी थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सुन नहीं पा रहा है ना, बोलो हमारे में सेम ही है मैम दोनों में। क्या जो इससे पहले हमने पढ़ा था सेम ही है, मैं कह रही हूँ ना, इसमें ज्यादा सरदर्दी आपको करने की जरूरत नहीं, कॉजेज में आधे कॉजेज सेम ही है। एक दो चीजें इनर ईयर और कंडक्टिव कान के पार्ट की बात कर रहे हैं प्रॉपर, तो वो आपका अलग है, बाकी तो क्या चीज अलग थी, सब वही है ना, बीमारियां हैं और एट द टाइम ऑफ बर्थ और बाकी सब चीजें। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड सोशल डेवलपमेंट, सेम अगेन, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उसको सोशल डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो सकता, वो इंट्रोवर्ट रहेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, ठीक है, तो दिक्कत होगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट में अपने लिए बहुत डाउट रहता है उनको, तो दूसरों को देख के सोचते हैं कि वो कर पा रहे हैं पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा। इमोशनल डेवलपमेंट में चिड़चिड़े रहेंगे बच्चे, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हिंडर होती है इन बच्चों की, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि परेशान रहते हैं, वो खुद से ही परेशान है, कोई बोल रहा है वो सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। हम ही हो गए हैं तो फिर वो बच्चा तो खुद ही से इतना परेशान है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाएगा, मतलब ही नहीं, तो इन बच्चों के लिए फिर विजुअल वाले हमें ज्यादा यूज करने पड़ेंगे इनके टीचिंग लर्निंग के लिए, ठीक है।
हियरिंग टेस्ट कैसे की जाती है, जैसे आई का टेस्ट हमने किया ना चार्ट और बाकी सब थोड़ा बहुत ये हम लिखेंगे। बिहेवियरल टेस्ट, ठीक है, अगर बच्चा ऐसे ही कान लगा के सुन रहा है, ठीक है, बिहेवियरल टेस्ट, या उसको 2 बार 3 बार बोलना पड़ रहा है तब जाके वो ध्यान देता है, या क्लास में टीचर बार बार उसका नाम बोल रही है और वो सुन नहीं रहा है, तो बिहेवियर कैसा उसका बिहेवियर है, रेस्पॉन्स है, उसके ऊपर भी। और फिजियोलॉजिकल टेस्ट में तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चेक करेगा, पूरे टेस्ट करेगा, तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। तो 2 तरीके के टेस्ट इसमें है। ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट आईक्यू टेस्ट करते हैं ना बच्चों का, या टीचर्स का भी, किसी भी पर्सन का आप आईक्यू टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फर्स्ट ईयर खत्म सब भूल गए, उसमें था आईक्यू तो फॉर्मूला था ना, क्या था, आईक्यू तो पता होना चाहिए, अगले क्लास में पढ़ के आना आईक्यू का फॉर्मूला पूछेंगे, वो नहीं निकालने का फॉर्मूला, बात का सही बोली, आगे एक फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग है। आईक्यू तो निकालना ही, आईक्यू अपन कैसे होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो ये ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, इतना तो मुझे लगता नहीं करने की जरूरत है, छोटा बच्चा है वो भी लाउड साउंड या कुछ साउंड तो डर के उठ जाता है ना, तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, बच्चे के पास कोई साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ब्रेन की रीडिंग करते हैं कि क्या मतलब उसके हियरिंग का कितना हो रहा है इफेक्ट, तो ये सब चीजें करते हैं, आजकल है नया ये, छोटे बच्चे भी नहीं आइडेंटिटी तो बोल नहीं रहा, सुन तुम्हें कैसे पता, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि मदर या फादर को एक ऐसा, तो पेरेंट्स को डाउट रहता है कि बच्चा भी कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, ये होता है, ठीक है, तो उसमें टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है कि ऐसा कोई इशू तो नहीं। मैम पहले तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा पता ही नहीं चलेगी ये समस्या। आप बोल तो रहे इनफेक्ट को चेक कर ले रहे हैं ना, उसके ब्रेन में उसमें सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, सब कर रहे हैं कंप्यूटर रीडिंग के थ्रू। तो आप क्योंकि मोस्टली केसेस में अगर एक मदर फादर में से कोई ऐसा है ना, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि बच्चा भी कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, उनको डर रहता है बहुत ज्यादा, तो ये चीज मोस्टली केसेस में सही भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर एकदम स्टार्टिंग में डॉक्टर फाइंड आउट कर लेता है तो कुछ सॉल्व तो कर सकता है, बाद में बढ़ जाने में दिक्कत होती है। अब आते हैं डायग्नोसिस बाय पेरेंट्स एंड टीचर। डायग्नोसिस अब एकदम इन्फेंट में देखते हैं, छोटे बच्चे में, ठीक है, छोटे बच्चे में लाउड नॉइजेस में बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं कर, मैंने बोला ना छोटा भी बच्चा होगा 10 दिन का हो, महीने भर का, बहुत लाउड कुछ गिरता है ना बच्चा भी एकदम ऐसे हो जाता है, छोटा बेबी भी इन्फेंट भी ऐसा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर डेफ है, ठीक है, वो लाउड साउंड पे भी नो रिएक्शन, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्वाइट रूम में अगर सो रहा है ना, ठीक है, वॉइस और नॉइजेस इनके लिए भी कोई रेस्पॉन्स उसका नहीं होता है। नॉर्मल बेबी साउंड्स जो क्वीन आ जो बच्चे करते हैं ना, वो करने में फेलियर रहेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी कोई साउंड सुना नहीं है, ठीक है। नॉइजी टॉयज रैटल झुंझुना वगैरह होता है, जैसे खिलाते हैं छोटे बच्चों को, रैटल वगैरह बजाते हैं, उससे उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, फील ही नहीं कर पा रहा उस चीज को, ठीक है। 6 मंथ्स ऑफ एज में जो बच्चा वर्ड्स थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, पापा मम्मा पापा ये सब बोलते हैं, वो सब नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अब यंग चाइल्ड थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लाउड नॉइजेस में नो रिएक्शन है। इमिटेट साउंड, जब थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता है ना, नकल करता है, आप जो बोलते हो ना आपके पीछे पीछे बोलेगा, ठीक है, इमिटेटिंग वो नहीं करता है, इमिटेट नहीं करता है। उस बच्चे का नाम बुलाओ, ठीक है, 1 साल तक जो बच्चा है उसका नाम बुलाओ, बार बार वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। फेलियर ऑफ इमिटेट सिंपल वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स भी आप उसको सिखाओगे वो बोल नहीं पाएगा। सिंपल डायरेक्शंस कि बेटा पानी ला दो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, 1 डेढ़ साल का बच्चे को तो कहते हैं ना बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगा, वो सब भी वो नहीं कर पाता है, डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। और टीवी का वॉल्यूम बार बार अगर बहुत ज्यादा हाई कर दे रहा है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ लग रहा है कि शायद कम है तो बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सेशन लेवल स्पीच डेवलपमेंट नहीं है, आप कुछ बोल रहे हो तो सामने से रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है आपको,
ये थोड़ा बड़ा हो गया तब। अब स्कूल गोइंग चाइल्ड में वो तो थोड़ा बड़ा है, जब तक घर पे है, ठीक है, प्ले स्कूल जाने से पहले समझ लो 2.5 ईयर तक। परसिस्टेंट इनअटेंटिवनेस, बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो भी पढ़ा रहे हो ना उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं पर वो ओके ओके है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इनअटेंटिवनेस। उसके बाद आते हैं लेस अवेयरनेस ऑफ साउंड, अगल बगल क्या साउंड हो रहा है वो अवेयर नहीं होते, ठीक है। टीचर्स के फेस को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल लिप रीडिंग की कोशिश कर रहे होते कि टीचर बोल क्या रहा है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अपने सर को एक तरफ ऐसे पास में जाके सुनने की कोशिश करना कि क्या बोल रहे हैं, ये सिम्टम्स है, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। या कान में कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है, प्रॉब्लम है जो देखने में ही समझ में आती है, जैसे ये लोग का नॉर्मल साइज है ना, ये मान लो उसका छोटा है, कटा हुआ है, हाफ है, कुछ ऐसा, या अंदर से कुछ ऐसा डिफेक्ट है, बड़ा है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा डिफेक्ट आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कान से फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज आना, जैसे आई से डिस्चार्ज आना तो वाटरी डिस्चार्ज, तो कान से भी डिस्चार्ज आना, ठीक है। पेन, अगर बच्चा बार बार कान में पेन की प्रॉब्लम करता है, कंप्लेन करता है, स्क्रैच करता रहता है ईयर को बार बार, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट टीचर टू रिपीट द डायरेक्शंस, अगर टीचर क्या बोले प्लीज रिपीट, अगर बोला फिर से बोलो तो उसको समझ में सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। डिक्टेशन लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करना, ठीक है। टीचर जब पढ़ाती है उसको बहुत ध्यान से देखते रहना, है ना। टीचर तो डांट देगी क्या है ना, क्या है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, कई बार जोर से भी बोलेंगे नहीं करेंगे, उनको सुनाई नहीं दे रहा ना, उनकी गलती है ही नहीं, ठीक है। तो मेडिकल इंटरवेंशन में हियरिंग एड होता है, सर्जिकल कोई दिक्कत है तो सर्जिकल एड होगा बस, ठीक है। ये हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। कई बार आपके बाहर रहता है तब भी तो नहीं होगा। तो वो एक बार होगा, 2 बार होगा, कंटिन्यूटी में नहीं होगा ना, कंटिन्यूटी में नहीं होगा ना कि आपने खड़ा कर दिया पनिशमेंट में सब फिर भी बच्चा नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा तो नहीं होता, तो उसको सुनने में दिक्कत है, ठीक है। तो ये एक बार हो सकता है, 2 बार होगा, 3 बार होगा, हमेशा थोड़ी ऐसा होगा, तो ये। अब एजुकेशनल इंटरवेंशन पे आते हैं। देखिए एजुकेशनल इंटरवेंशन में उनको लिप रीडिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं और साइन लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है। साइन लैंग्वेज देखा होगा आपने, तो न्यूज चैनल पे भी साइन लैंग्वेज में न्यूज वगैरह आती है, हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन पे भी आता था, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज और इस पे आता है, आजकल तो बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी आता है, आपकी अदालत भी वो साइन लैंग्वेज से चलने लगी है। क्योंकि आजकल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना हर जगह। बाकी लोग टीवी देखेंगे तो क्या देखेंगे, जिसको सुनाई दे उनको क्या समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे बच्चों की इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डेफ डम बच्चे होंगे और साइन लैंग्वेज की टीचर भी रिक्वायर्ड होगी, तो ऐसे, ठीक है। अब बाइलिंगुअल बाइकल्चरल अप्रोच, ठीक है। डेफ कम्युनिटी में तो साइन लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज, यहाँ पे साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ऑडिटरी ओरल अप्रोच, ठीक है। पावरफुल हियरिंग एड या कॉक्लिया में प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्लांट करना, ठीक है, चेंज करना। लिप रीडिंग ये सब है, ठीक है, हम कर सकते हैं। रेसिडुअल हियरिंग, अगर मान लो थोड़ा बहुत सुन पाता है तो उसको यूटिलाइज करना, उसमें हियरिंग एड लगाओगे तो वो शायद ज्यादा सुन पाए। टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच में आ जाता है लिप रीडिंग, धीरे धीरे भी बोलो ताकि वो लिप रीडिंग कर सके, जेस्चर को समझ सके, साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन में हर एक चीज का यूज करना जिससे एक डेफ बच्चा समझ सकता है, ठीक है। तो बस हियरिंग इंपेयरमेंट यहाँ तक खत्म है। तो आपको समझ में आ गया मैंने लिखना क्या क्या है, तो क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख देना, कॉजेज लिख देना, टाइप्स लिख देना, ठीक है। फिर लिख देना टीचर और पेरेंट्स कैसे वो डायग्नोसिस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या ऐसे बच्चों में क्या क्या चीजों की दिक्कत देखने को मिलती है। फिर आप लास्ट में सॉल्यूशन लिखना, एक मेडिकल लिख देना थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी एजुकेशनल तो आपको डिटेल में लिखना है बहुत। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्नोसिस और एजुकेशनल इंटरवेंशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीचर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर सको और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सको, ठीक है। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विजुअल हो गया आपका, हियरिंग हो गया, नेक्स्ट पे मेंटल रिटार्डेशन या लोकोमोटर है, मेंटल रिटार्डेशन है। उसके बाद लोकोमोटर जो चलने फिरने में दिक्कत आती है उसको बोलते हैं लोकोमोटर। लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, तो लोकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन होता है।
देखो इंटेलेक्चुअल, देखो इधर मेंटल रिटार्डेशन की हम जब बात करते हैं ना, मोस्टली हम इंटेलेक्चुअल जो दिक्कत आती है अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्धिक क्षमता, अक्षमता। अक्षमता, हाँ ये इक्वालिटी है ना, हाँ ठीक है। और एडाप्टिव स्किल, उसको एडाप्ट करने में, किसी चीज को एडाप्टेशन में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाता कि कैसे करना है चीजों को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। हमारे में नहीं है। जिसकी कम होती है या मेंटल डेवलपमेंट जिस बच्चे का स्लो है, हाँ वो भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। स्लो है, मेंटल डेवलपमेंट स्लो है, ठीक है, बाकी बच्चों से, मेंटल है क्या? ठीक है। वो तो देखो मजाक में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसके साथ होता है ना, उसके लिए लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अरे फ्रेंड्स ने तो ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे पागल हो गया, तो इसमें फ्रेंड्स में तो पता है ना कि इंटेंशनली कोई नहीं बोल रहा, तब तक ठीक है। अब जानबूझ के किसी को वो करना, वो गलत हो जाता है। वो तो फ्रेंड्स भी बोल देते हैं आपस में मजाक में, पागल हो मत, खुद ही हो क्या, तुमको समझ नहीं आ रहा, तो फिर बोल देते हैं, तो प्यार से भी बोलते हैं। हाँ वो पता है ना कौन बोल रहा है उससे और कौन कैसे बोल रहा है। स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, या मेंटल एज, देखो इधर मेरी हमारे साथ मैं बस ये ना थोड़े छोटे बच्चों जैसा बिहेव करती हूँ और तो ये भी हो सकता है ना, फैमिली में इसको ज्यादा पैम्पर्ड किया गया और छोटी हो, तो ये भी होता है। मतलब चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा सोच लेते वो अपब्रिंगिंग पे भी होता है, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर पे भी होता है। चलो चलो इधर बुली करना अलाउड नहीं है, इधर आ जाओ। बुलिंग मत करो। मुझे आता है, पता है। देखो देखो टाइप्स, देखो टाइप्स, अरे टाइप्स मेंटल रिटार्डेशन के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अभी मेरे पास तो 4 प्रकार की बताइए कौन सी है? है। एक तो जड़ जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, कम बुद्धि, असहाय बुद्धि और ये है ना मंद बुद्धि, साधारण मतलब थोड़ा सा हो फिर उससे बड़ा हो। अभी बता देते हैं, देखते हैं, देखो माइल्ड वाला कब होता है, देखो जब क्रॉनिकल एज, मतलब बाय बर्थ क्लास, क्रॉनिकल एज क्या है 10 इयर्स की, और मेंटल एज बच्चे की है 6-7 साल के बच्चे की। मेंटल एज कैसे बिहेव कर रहा है बच्चा, 6 और 7 की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो वो रिटार्डेशन कैसे मानी जाएगी, माइल्ड, ठीक है। मेरे में तो 20 साल से ऊपर है। कोई बात नहीं, वो तो अप्रोक्स समझाने के लिए बोल सकते हैं। 10 वाला है तो 4 साल अपने से कम बिहेव कर रहा है, तो 20 साल वाले को बोलोगे तो 16 साल जैसा या 17 साल जैसा बिहेव कर रहा है। माइल्ड इसलिए बोलते हैं, तो बड़ा हल्का है, ज्यादा इशू नहीं है। हिंदी में 7 दे रखी है, उसके बाद यहाँ से दे रखी है। अभी देखते हैं आपकी, देखो, और यहाँ पे अगर 10 इयर्स है, ठीक है, तो मेंटल एज ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है 4 to 5 इयर्स के बच्चे जैसे, बिल्कुल हाफ। 10 साल का बच्चा अगर 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है तो मॉडरेट में आ जाएगा, ठीक है। सीवियर में है, इसमें है मान लो 1/4 अपनी एज से 1/4 बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाँ 1/4 करो, 10 का कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, मान लो 2 पॉइंट समथिंग, 2 साल, 2.5 साल मान लो। और जो मैम प्रचंड वाला होगा वो सीवियर तो प्रचंड ही होता है। Excuse me, ma'am. मैम उसमें कितना, उसमें तो 0 फिर तो 0 ही कर देंगे। अंडरस्टैंड, देखो कुछ तो एकदम से सीवियर वालों को ना, खाली तुम अगर तुम चलना फिरना, मैम सीवियर ठीक है, कपड़े अगर पहन पा रहे हैं, नहा रहा है, लेकिन सीवियर वाले में तो कुछ नहीं कर पाते, उनको इवन आपको डेली रूटीन के काम भी खुद से नहीं कर पाते, उसके लिए या तो मम्मी, वो अलग है। ऑटिज्म अलग है, इसी में नहीं आएगा वो। मेंटल, हाँ उसमें डिजीज वाला जब करेंगे तब आएगा ना, इसमें थोड़ी आएगा, कॉज और उसमें आएगा। अच्छा हाँ वही। हाँ
ठीक है। तो 10 साल उसमें वो डेली हैबिट्स वाले काम, वॉशरूम यूज करना तक भी खुद से नहीं कर पाता, उसके लिए कंटिन्यूटी परमानेंट असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है हर ईच एंड एवरीथिंग के लिए। हाथ पकड़ के करवाते और वो थोड़ा सा मॉडरेट वाला होगा, वो हो सकता है अपने कपड़े खुद पहन ले, ठीक है, पानी डाल ले अपने बॉडी पे, नहाने के छोटे छोटे काम वो कर सकता है, इससे ज्यादा वो भी नहीं कर सकता। माइंड वाला को तो आप बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, पर बाकी उसे स्लो लर्नर रहेगा, ठीक है। ऐसी चीजें, तो माइंड, मॉडरेट और सीवियर। प्रोफाउंड में मैम तब भी तुम्हारे क्वेश्चन पे जो लिखा हुआ है सोनी वाला टॉपिक हम कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन। लवली मेंटल रिटार्डेशन टॉपिक है और हम यहाँ पे टाइप्स कर रहे हैं। मैम थर्ड वाला टाइप्स क्या है, क्या मेंशन किया है? एक्चुअली बोर्ड पे क्लियर शो नहीं हो रहा है ये, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अरे ये बोर्ड आपको दिख नहीं रहा, लाइट्स आप थोड़ा ज्यादा वो है, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। मैं टाइप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप लिखा हुआ है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। देखो अगर 4 में प्रोफाउंड भी अगर 1/4 से भी कम चला गया, मान लो 10 साल का बच्चा 1.5 साल के बच्चे से, ठीक है, प्रोफाउंड में, यस मैम मैंने सीख लिया। हाँ, तो ये तो ठीक है, बहुत ही कम है। 10 वाला अगर मान लो 1.5 साल के बच्चे 1/4 से भी नीचे चला गया तो और बहुत सीरियस कंडीशन। अब आईक्यू रेंज, देखो हमने एज की बात की कि किस एज के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। आईक्यू देखेंगे तो माइल्ड वाले की आईक्यू होती है 55 to 70, ये आईक्यू की बात कर रहे हैं, 70 आईक्यू माइल्ड वाले की, मॉडरेट वाले की 40 to 54, ये क्या हम बात कर रहे हैं, आईक्यू की बात कर रहे हैं। सीवियर में 25 to 39 है और ये बिलो 25 है। मैम हमारे में 7 दे रखी है। अभी देखते हैं बिलो 25 है। इसमें हमारी भी एक लाख भी वाला हमारे वाले में तो 0 से 19, 20 से 49, 50 से नहीं समझ आया तो कीजिए। लाओ लाओ दो हिंदी वाली। मंद वाला तो यही है, माइल्ड, साधारण, तीव्र प्रचंड, यही है। देखो सर, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये तीव्र प्रचंड वाला, ये तो सेम ही है। ये जो 19 पेज नंबर पे है ना, मंद, इसमें मंद है, साधारण है, तीव्र है, प्रचंड है ना, तो यही है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। मैम जो आईक्यू वाला है वो चेंज है। माइंड चेंज नहीं सकते, मतलब उसमें 7 दे रखा है 7। तो इसमें देखो इनमें क्राइटेरिया ही अलग कर रखी है ना, क्राइटेरिया इन्होंने फिर माइल्ड, मॉडरेट के हिसाब से नहीं दिए, इनका क्राइटेरिया अलग है। देखो सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता, जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा कम रहता है, तो 80 to 89 इन्होंने डाल दिया, तो ये तो नॉर्मल से हल्का कम है, रिटार्डेशन में नहीं आ रहा है, समझ गए, ठीक है। अधिगम में पिछड़ना, जो पढ़ाई में, ठीक है, अधिगम लर्निंग में बाकियों से पीछे रह रहा है, वो 70 to 79 है। मानसिक अपंगता, अब इनका मेंटल रिटार्डेशन शुरू हुआ है, अभी तो वो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लर्निंग की इसकी बात कर रहे हैं। तो मानसिक अपंगता जो 70 से नीचे हो जाती है, ठीक है, देखो ये देखो माइल्ड में 55 to 70 है ना, इससे नीचे अब शुरू हुई है। इन्होंने ये वाला लिखे या ये वाला? अपनी बुक वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने क्राइटेरिया अलग थे, इनके हिसाब से ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मंद मानसिकता, लिसन, ये मंद मानसिकता वाला आया ना 51, वो वही है 55 to 70 है या 51 to 70 है, तो मंद वाला ये माइल्ड वाला सेम दे रखा है। हमारी बुक में देख लो एक बार। हाँ? हमारी बुक में अलग है। अभी देख, तो ये समझ में आ गया, आपका क्राइटेरिया ले रखा है इसलिए ये अलग दिखाई। तब अपना जो खुद का बॉडी देखो और ये मैच कर रहे तो क्या हमारे है तो बहुत अच्छी है। हां ऐसी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ना आईक्यू के हिसाब से नाम रख दिया है, ठीक है। आईक्यू के हिसाब से अगर ये 0 से 19 है, मतलब बिलो 25 है, जो प्रोफाउंड वाली कह रहे हैं तो उसको इडियट बोल रहे हैं, जड़ इडियट, ठीक है। हाँ, इडियट उसी को बोलते हैं, हम बोलते हैं किसी को इडियट, तो मतलब वही होता है। या 20 to 49, ये जब मान लीजिए 25 to 39 हमने सीवियर बोला है ना, उसको इन्होंने इम्बेसाइल बोला है, ठीक है। फिर इन्होंने फीबल माइंडेड है और डल एंड बैकवर्ड 70 to 80, इसको इन्होंने नाम अलग अलग दिया है। सही है ना मैम, ये बिल्कुल सही है। नहीं आप गलत नहीं। तो सबसे कम लो वाला इडियट होता है, इम्बेसाइल है, जो इसको थोड़ा बहुत आपको सिखा सकते हो, ठीक है।
मोरोन होते हैं जो 51 से 70 वाला है, ठीक है, उसको थोड़ा आप करा सकते हो तो स्लो लर्नर रहेगा, और बॉर्डर लाइन वाले में हल्का फुल्का जिसमें कमी आती है वो रहता है। बिल्कुल ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है। कॉजेस देख लेते हैं, कॉजेस आधे से ज्यादा तो सेम ही रहते हैं तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। कॉजेस देखिए वही है सेम, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम, अर्ली ऑल्टरेशन ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट, प्रीनेटल पोस्टनेटल हो जाएगा, मैटरनल हेल्थ आ जाएगा, ठीक है। वुमेन ओवर 35 ईयर रिस्क फैक्टर भी होता है कि बहुत ज्यादा उम्र में जाके कंसीव करते हो तो बहुत तरीके से बिल्कुल पड़ता है। मैम समाज शास्त्र के साथ समाज शास्त्र, हाँ सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर इसमें तो ये लिखा है जो एक्सरे करते हैं। हाँ, ये मदर के जो अल्ट्रासाउंड में वो होता है वो हल्का फुल्का फर्क असर तो डालता है, ऐसा थोड़ी है। हर चीज के थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट सबके हैं। लिखा है गर्भगामी अवस्था, उसमें साफ हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरे नहीं करवाते हैं, उसकी जो रेंज होती है रेंज पूरा होती है ना, अल्ट्रा वही तो होती है, उसमें दिक्कत होती है, इसलिए नहीं कराते एक्सरे। सीजेरियन में भी होती है, सीजेरियन में भी तो लाइट जलती है। उस लाइट से नहीं, एक्सरे की लाइट अलग होती है, ये कह रहा लाइट जलती रहेगी ऊपर। उससे भी पता चला है जो ज्यादातर बच्चों की जो आईज है वो वीक हो जाती है, क्योंकि सीजेरियन से जो लाइट पड़ती है ना सीधा आंखों पे ही पड़ती है। और हाँ, जब भी वैसे तो देखो हर चीज जितनी भी डेवलपमेंट है आप बोलोगे ना सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, ठीक है। रखते हैं ना वो क्या कहते हैं चेंबर में, उसमें भी बच्चों को आइस पर हाथ जो भी बोलते हैं क्या कहते हैं, उसमें भी ना बच्चों की आइस पे ना पट्टी होती है, बोन बेबी होते हैं। हाँ लाइट बहुत ज्यादा वो होता है, एक जगह देखते रहते हैं ना, इस वजह से उनकी टिच्ची हो जाती है, इसलिए फर्क पड़ता है। ठीक है। मैटरनल इन्फेक्शन वही एड्स एचआईवी वाली फिर वही रीजन है, ठीक है। आरएच फैक्टर भी आ जाता है। पेरिनेटल मैंने बोला था ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो इनएक्सपीरियंस डॉक्टर और या कभी कभी क्या होता है जब देखो इधर इनएक्सपीरियंस डॉक्टर वाला एक रीजन है, एक और रीजन क्या है, जो कॉर्ड होता है मदर और बेबी जिस कॉर्ड से अटैच होते हैं वो कॉर्ड ना बच्चे के गले में लिपट जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो भी बहुत टाइप की डिफिकल्टीज बच्चे को हो सकती है। और मैम उल्टे सीधे भी तो हो जाते हैं। मतलब कॉर्ड अगर गले में लिपट गया, उसको सांस में अगर ऑक्सीजन नहीं गया, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो सकती है, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर नहीं पहुंचा डेथ हो सकती है, बहुत चीजें हो जाती है। पोस्टनेटल में ठीक है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आ जाते हैं छोटे बच्चों के लिए, मदर मिल्क, ठीक है, और बाकी उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा रहा नहीं जा रहा है। ट्यूमर्स, ठीक है, बीमारियां हो सकती हैं, पॉइजनिंग हो सकती है, आफ्टरवर्ड तो फिर कोई भी इशू हो सकता है, इंजरी एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। और चाइल्डहुड इलनेस होती है, बीमारियां होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, व्होपिंग कॉफ, चिकन कॉफ, मिजल्स, ठीक है, सब बच्चे को भी हो सकती है। एचआईवी अगर माँ को है तो बच्चे को हो सकता है, सर ये सब रीजन है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अगले क्लास में क्या है, तो ये इम्पेयरमेंट हो गई सारी, तो फाइनल अरे मुझे भी तो देखना है, हम भी तो देखना है। मैम रिजल्ट नहीं आ रहा रिवैल्यूएशन का, आएगा, कब आएगा मैम? तो डेट वेट तो दी होगी, पूछे तो किसका रिजल्ट नहीं आया? हम तो दिखा रहे थे वो खेल वाला, ये तो लगा पास का मुझे समझ आए। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी सारी है, किसी को देना है तो देना। हां देखा मैंने वो 4 तारीख को है सेक्टर 5 तो बीए तो वाली है चाहिए, मैम 4 तारीख को है वहां पर केंद्रीय विद्यालय कहां पे, ये सेक्टर 5 हां पता कहीं भी जाके आप दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल वाला आया हुआ है, दे रहे हैं बहुत बच्चे ना, दे वही है, क्या फिक्स नहीं रहता, केवी वालों को ये प्रॉब्लम है 2 महीने यार हमसे काम तो हमारे कोई व्यक्ति योगा टीचर करवा के कर वो काम तो छोड़ो, फिक्स भी तो नहीं है, जैसे 2 महीने का बोल के लिया, नई टीचर की ज्वाइनिंग आ जाती तुरंत हटा देते हैं,
और उनको काम नहीं पसंद आए तो भी हटा देते हैं। वो तो इंटरव्यू के टाइम पे डेमो लेते नहीं है, डेमो बाद में प्रिंसिपल आके बैठती है और उसको आपको पढ़ाना अच्छा नहीं लगा ना तो नहीं करेंगे। आइए वो हटा भी देते हैं, ये भी issue है। अगले दिन हटा देंगे, क्लास में कट कर क्लास में अब जो है ना अलग-अलग स्कूल वाले अलग-अलग अलग-अलग